हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनान एकेडमी। इस वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ आरएल सर्किट और एन इंडक्टिव सर्किट। इस वीडियो लेक्चर में हम समझने जा रहे हैं कि जब किसी एक सीरीज आरएल सर्किट में एक स्टेप वोल्टेज इनपुट दिया जाता है तो आउटपुट या करंट उस सर्किट में कैसे होता है, करंट कैसे बिहेव करता है उस सर्किट में। हमें यह पता है कि इंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एनर्जी स्टोर करता है और एनर्जी रिलीज भी करता है। इंडक्टर इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एनर्जी एज वेल एज इट कैन डिलीवर एनर्जी फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, तो अगर ऐसा नेचर का कोई एलिमेंट आपके सर्किट में आ जाए तो हम ये देखेंगे कि रिस्पॉन्स उस सर्किट का कैसा होगा। तो जो हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे कि जब एक वोल्टेज इनपुट देंगे, आउटपुट जो करंट आएगा वो कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्टेप रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है। तो हम इसमें ये समझेंगे कि स्टेप वोल्टेज होता क्या है या स्टेप सिग्नल किसको कहते हैं। तो स्टेप सिग्नल को जानने से पहले हम इस लेक्चर में सबसे पहले ये समझेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स जो यूज किए जाते हैं किसी भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में टेस्ट करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं टेस्ट सिग्नल्स। सो टेस्ट सिग्नल्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टेस्ट सिग्नल है, इसको बोलते हैं हम इंपल्स सिग्नल, और इसको डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन भी बोला जाता है मैथमेटिक्स में। तो ये सिग्नल क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज अ सिग्नल विच हैज जीरो वैल्यू एवरीवेयर एक्सेप्ट एट t इज इक्वल टू जीरो वेयर इट्स मैग्नीट्यूड इज इनफाइनाइट। सो मैथमेटिकली इसको डिनोट किया जाता है डेल टी से, विच इज इक्वल टू जीरो फॉर टी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, जहां पे टी जीरो नहीं है वहां पे ये जीरो होता है, मतलब एट टी इज इक्वल टू जीरो इट इज प्रेजेंट एंड द मैग्नीट्यूड इज इनफाइनाइट। लेकिन ग्राफ में हम इसको कैसे शो करते हैं, ग्राफ में कुछ इस तरह से शो किया जाता है। ठीक, अब ये जो एरो है ये इनफाइनाइट लेंथ की है ये। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये सिग्नल जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इट इज अ थ्योरेटिकल सिग्नल। तो प्रैक्टिकल सिग्नल जो कि इंपल्स सिग्नल है वो कैसा दिखता है, वो कुछ इस तरीके का होता है। इट हैज गॉट सम विड्थ एज वेल एज हाइट, लेकिन इसका जो विड्थ है और हाइट है इसको इस तरह से विड्थ और हाइट होती है कि इसका अगर एरिया अंडर द ग्राफ निकाला जाए दैट विल बी इक्वल टू 1। इट इज कॉल्ड एज यूनिट इंपल्स सिग्नल। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि अगर इसका विड्थ को हमने यहाँ एप्सिलॉन लिया है और व्हेन एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो हो जाएगा तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट, क्योंकि व्हेन एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो इट विल बी इनफाइनाइट। तो प्रैक्टिकली इट इज अ पल्स सिग्नल ऑफ विड्थ एप्सिलॉन एंड हाइट इज 1 बाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये एक टेस्ट सिग्नल है जिसको हम कहते हैं इंपल्स सिग्नल। चलिए नेक्स्ट सिग्नल देख लेते हैं। दूसरा सिग्नल है स्टेप सिग्नल, और ये सिग्नल ऐसा है जिसको हम अभी यूज करेंगे। अभी हमने देखा कि हम आरएल सर्किट का स्टेप रिस्पॉन्स निकालने जा रहे हैं, तो स्टेप सिग्नल क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो स्टेप सिग्नल होता है, इट इज अ सिग्नल हुज वैल्यू चेंजेस फ्रॉम वन लेवल यूजुअली जीरो टू अनदर लेवल ए इन अ जीरो टाइम वेरी इंस्टैंटेनियसली। इट चेंजेस द वैल्यू फ्रॉम जीरो टू सम मैग्नीट्यूड, डेफिनेट मैग्नीट्यूड, यहां पे हमने ए लिया हुआ है। ठीक है, तो मैथमेटिकली इसको कैसे शो किया जाता है, r of t is equal to a u of t where a is the magnitude of the signal and u of t जो सिग्नल है यहाँ पे इसको हम बोलते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल। मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा फॉर t ग्रेटर देन 0 एंड फॉर t लेस देन 0 इसका मैग्नीट्यूड 0 होगा। तो आप समझ सकते हैं अगर हमने इस ut सिग्नल को a से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्चुअली ये वन रिप्लेस हो जाएगा a से। मतलब ये एक ऐसा स्टेप सिग्नल होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा फॉर t ग्रेटर देन 0। ठीक, तो अगर मैग्नीट्यूड a हुआ और एनी अदर मैग्नीट्यूड तो इट इज कॉल्ड अ स्टेप सिग्नल, और अगर मैग्नीट्यूड 1 हुआ तो उसको हम बोलते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल। तो ग्राफिकली कैसे शो किया जाता है इसको, इट इज शोन लाइक दिस, ए कांस्टेंट वैल्यू a जो कि फॉर t ग्रेटर देन 0 पे कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, एंड t लेस देन 0 पे ये अवेलेबल नहीं होता है, सो फॉर t ग्रेटर देन 0 इट इज a। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ सिग्नल के बारे में देख लेते हैं। रैंप सिग्नल, रैंप सिग्नल क्या होता है, इट इज अ सिग्नल विच स्टार्ट्स एट अ वैल्यू 0 एंड इंक्रीजेस लीनियरली विथ टाइम। ये एक ऐसा सिग्नल है जो कि 0 से स्टार्ट होगा और लीनियरली वैरी करेगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम।
तो आप समझ सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा. इट्स ग्राफ विल बी लीनियर, मीन्स इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन. सो इसका ग्राफ और इक्वेशन लिख लेते हैं. तो इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखाई जाती है इसकी, r of t is equal to a of t for t greater than 0 and for t less than 0 it is not available. So इसका ग्राफ कुछ इस तरह से है. और आप समझ सकते हैं ये ग्राफ जो है y is equal to mx, जो हम स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पढ़ते थे, y is equal to mx, उसी तरह का ग्राफ है. x is the horizontal axis, तो यहाँ पे t है, and y is the vertical axis, यहाँ r of t है, the function r of t. ठीक है. और m is the slope of the graph, तो यहाँ पे ग्राफ का स्लोप क्या होगा? In this case, slope of graph m is a. ठीक है. Now, the last signal which we are going to study today is parabolic signal. Mathematically जो है parabolic signal को r of t is equal to a t square by 2 से देखा. ये एक standard form है सिग्नल का. आप सिंपल a t square भी कह सकते हैं. ये भी एक parabolic signal है, लेकिन standard form में a t square by 2 लिया जाता है. For t greater than 0 ये अवेलेबल होगा, एंड t less than 0 पे ये अवेलेबल नहीं होगा. तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है. ठीक है. तो ये कुछ 4 वेरी यूजफुल टेस्ट सिग्नल्स हैं. इनमें से जो हमें पढ़ना है अभी वो है स्टेप सिग्नल. मतलब हमें एक जो वोल्टेज देना है आरएल सर्किट में वो देना है स्टेप वोल्टेज. मीन्स एक ऐसा वोल्टेज जो कांस्टेंट होगा फॉर t greater than 0. तो कौन सा ऐसा वोल्टेज सिग्नल होता है जो कांस्टेंट होता है? तो दैट इज एक्चुअली अ डीसी सिग्नल. ए डीसी वोल्टेज इज कनेक्टेड. तो हम क्या करेंगे, एक डीसी वोल्टेज ऑफ सम वैल्यू V0 और V कनेक्ट करेंगे और एक स्विच कनेक्ट करेंगे और उस स्विच को क्लोज करेंगे t इक्वल टू 0. तो ऐसा लगेगा कि वो सिग्नल जो वोल्टेज सिग्नल है वो t इक्वल टू 0 के बाद अवेलेबल हुआ आरएल सर्किट पे. वो हम देखेंगे आगे जब हम प्रॉपरली स्टेप रिस्पॉन्स निकालेंगे आरएल सर्किट का. ठीक है. अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और इस लेक्चर से रिलेटेड ये है कि जब हम स्टेप रिस्पॉन्स निकालेंगे तो 2 तरह के ग्राफ हमारे इस सर्किट में बार बार आएंगे. तो उन ग्राफ को पहले हम ड्रॉ करके देख लेते हैं कि वो ग्राफ कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, और वो ग्राफ चूंकि बार बार रिपीट होंगे तो आपके लिए आसानी होगी उसको समझने के लिए. ठीक है. तो ग्राफ कौन कौन से देख लेते हैं. एक ग्राफ तो ये है y of t a e to the power minus at का, और एक है दूसरा a 1 minus e to the power minus at का. ये दोनों एक्सपोनेंशियल ग्राफ हैं. और ये 2 तरह के इक्वेशंस आपको हमेशा मिलेंगी. आरएल सर्किट या आरसी सर्किट भी अगर आप पढ़ेंगे उसमें भी इस तरह का ग्राफ, इस तरह की इक्वेशन मिलेगी. रिस्पॉन्स कुछ इस तरह का मिलेगा आपको, वोल्टेज या करंट रिस्पॉन्स जो भी आप निकालें. ठीक है. तो हम इसका अगर ग्राफ समझ लेते हैं तो हमारे लिए आसानी होगी कि जब भी हमारे पास ऐसा कोई रिस्पॉन्स अवेलेबल होगा तो उसका ग्राफ हम तुरंत प्लॉट कर देंगे. तो देखिए ये जो ग्राफ है y of t is equal to a e to the power minus at, इस ग्राफ को बोलते हैं एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सिग्नल या एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन. ठीक. ये जो फंक्शन है दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन. इसका जो इनिशियल वैल्यू होता है वो a से स्टार्ट होगा, जो भी यहाँ मल्टीप्लाई होगा. अगर यहाँ 1 होगा तो 1 से स्टार्ट होगा, और अगर कोई एक वैल्यू मैग्नीट्यूड a है तो a से स्टार्ट होगा. एंड इट विल गो टू 0 व्हेन t टेंड्स टू इन्फिनिटी. आप चाहे तो डाल के देख सकते हैं. t की वैल्यू जैसे ही इन्फिनिटी डालेंगे तो ये हो जाएगा a e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा. t की वैल्यू इन्फिनिटी डाला आपने तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब हुआ a अपॉन e to the power infinity, and e to the power infinity is infinity, so it is a upon infinity which is actually 0. ठीक है. तो ये फंक्शन a e to the power minus at will go to 0 value when t tends to infinity. तो ग्राफ कैसा होगा, इनिशियल वैल्यू t is equal to 0 पे ये a होगा और इन्फिनिटी पे ये 0 हो जाएगा. तो ग्राफ उसका कुछ इस तरीके से दिखेगा. a से स्टार्ट हुआ. ठीक है. और जब ये टाइम इंक्रीज होता चला गया तो इन्फिनिटी पे आके ये 0 पहुंच गया, 0 अप्रोच कर गया. दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ. दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ. ठीक. दिस इज एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन. अब दूसरा है ये y of t is equal to a 1 minus e to the power minus at. ये फंक्शन अगर हम इसको भी प्लॉट करना चाहेंगे t is equal to 0 पे, देखिए जैसे t is equal to 0 डालेंगे ये वैल्यू 1 हो जाएगी. सो ये 1 minus 1 is 0. सो y of t इस केस में इसको y1 कह लीजिए. लेट अस कंसीडर दिस इज y1 और ये y2 कह लीजिए. तो y2 इस केस में 0 से स्टार्ट होगा. ठीक है. अब इन्फिनिटी पे देख लेते हैं. जब ये इन्फिनिटी होगा e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, तो अभी आपने देखा 1 अपॉन इन्फिनिटी हो गई, ये 0 हो जाएगा. तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा टाइम t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे. तो 1 minus 0 is 0 means a.
तो फाइनल वैल्यू जो आएगी इसकी वो a आएगी और इनिशियल वैल्यू 0 होगी। मतलब ये ग्राफ स्टार्ट होगा 0 से और टर्मिनेट कहाँ करेगा, एट a। फाइनल वैल्यू जो यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, अगर यहाँ पे 1 होगा तो 1 पे, और अगर कोई कांस्टेंट मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड है तो वहाँ पे वो टर्मिनेट कर जाएगा। तो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। तो ग्राफ उसका कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियली राइजिंग। This is exponentially rising graph, rising function, and this is exponentially decaying function. तो अभी हम जब स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ आरएल सर्किट और आरसी सर्किट भी जब हम पढ़ेंगे तो इन दोनों केस में हम देखेंगे इस तरह के ग्राफ बार बार आएंगे। मतलब इस तरह का एक मतलब ये है कि इस तरह के रिस्पॉन्सेज आपको बार बार मिलेंगे। ठीक है, तो हमने ये दोनों ग्राफ अभी ही ड्रॉ करके समझ लिया कि किस तरह से इसका ग्राफ आएगा। तो हमारे लिए आसानी होगी, जब भी कभी ऐसा कुछ इक्वेशन मिलेगा तो हम तुरंत ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब स्टार्ट करते हैं स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ आरएल सर्किट को समझना। ठीक है, तो स्टेप रिस्पॉन्स समझने के लिए पहले हम एक सीरीज आरएल सर्किट लेंगे और इस पे हम अप्लाई करेंगे एक वोल्टेज सिग्नल। अब देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था स्टेप सिग्नल क्या होता है, एक कांस्टेंट डीसी सिग्नल इज अ स्टेप सिग्नल। ठीक, अब ये कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं हम वी नॉट। सर्किट यहां पे अभी क्लोज नहीं है, स्विच को हमने ओपन रखा हुआ है। इसका मतलब जैसे ही हम सर्किट को क्लोज करेंगे, स्विच को क्लोज करेंगे, इस स्टेप सिग्नल का ये जो स्टेप सिग्नल है वो अप्लाई हो जाएगा सीरीज आरएल सर्किट के क्रॉस। तो t ग्रेटर देन 0 पे सीरीज आरएल सर्किट पे हमें मिल गया वी नॉट, मीन्स वी आर गेटिंग स्टेप सिग्नल एट सीरीज आरएल सर्किट अक्रॉस सीरीज आरएल सर्किट फॉर t ग्रेटर देन 0। तो अब हम t ग्रेटर देन 0 पे रिस्पॉन्स निकालेंगे इसका। ठीक है, तो हम स्विच क्लोज करते हैं। जैसे ही सर्किट क्लोज किया हमने t इज इक्वल टू 0, एक करंट फ्लो करने लगा। लेट अस कंसीडर दैट करंट इज i ऑफ t। अब ये जो रिस्पॉन्स है करंट i ऑफ t, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, ऑब्वियसली ये नॉर्मल करंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो भी हम देखेंगे। जैसे हम नॉर्मल डीसी में निकालते थे v बाई आर, वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक इंडक्टर है। सो विल सी कि ये इंडक्टर कौन सा रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई टी फॉर t ग्रेटर देन 0। t ग्रेटर देन 0 पे हम i ऑफ t निकालने जा रहे हैं। तो हम वोल्टेज ड्रॉप ले लेते हैं दोनों रेजिस्टेंस और इंडक्टर के क्रॉस। रेजिस्टेंस के क्रॉस हम लेते हैं VR और इंडक्टर के क्रॉस लेते हैं VL। मैंने इसको स्मॉल से डिनोट किया है, VL और VR को। इसकी वजह यही है कि VL और VR इज नॉट कांस्टेंट, ये हमेशा चेंज करता रहेगा। सिमिलरली हमने करंट को भी स्मॉल लिया है, इसकी वजह सिर्फ यही है कि ये वैल्यू चेंज होती रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे V नॉट कैपिटल लिया हुआ है, इसका मतलब ये V नॉट कांस्टेंट होगा, इट विल नॉट चेंज। हम देखेंगे कि कैसे ये VR और VL चेंज होता है। तो फिलहाल के लिए ये जो t ग्रेटर देन 0 पे सर्किट अवेलेबल है, इस पे हम KVL लगाते हैं। तो KVL लगाएंगे तो कुछ इस तरह का इक्वेशन मिलेगा, V नॉट इज इक्वल टू VR प्लस VL। ठीक, अब VR की वैल्यू क्या होगी, द करंट I इंटू R, और VL की वैल्यू क्या होगी, L di बाई dt। तो उन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, RI L di बाई dt। अब हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया है विच इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसीलिए इस तरह के सर्किट को फर्स्ट ऑर्डर सर्किट भी बोला जाता है, जिसमें एक आपके पास एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट हो। इसमें इंडक्टर एक ऐसा एलिमेंट है जो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा वो एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से मिलेगा। तो इसीलिए इस तरह के सर्किट को फर्स्ट ऑर्डर सर्किट भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो आई रिस्पॉन्स है, इस रिस्पॉन्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिला जो कि फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, तो चलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से नॉर्मली। तो चलिए कर लेते हैं इसको। तो सेपरेट करने के लिए हम पहले आर आई को इस तरफ ले आए, लेफ्ट साइड लेके चले आए। नाउ वी कैन राइट इट लाइक 1/L dt di बाई वी नॉट माइनस आर आई। ये कैसे लिखा हमने, dt को हम इधर लेके चले आए लेफ्ट साइड में, ओके, और वी नॉट माइनस आर आई को यहाँ और L को इस तरफ, L को यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, सो यू विल गेट दिस इक्वेशन। उसके बाद जैसे हमें ये इक्वेशन मिल गई तो हम देख सकते हैं कि di एक, मतलब ये वाला जो राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है इक्वेशन का, उसमें ये i वेरिएबल है और di आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है और इधर dt अवेलेबल है। तो ये दोनों वेरिएबल सेपरेट हो गया। नाउ वी कैन इंटीग्रेट इट। तो जैसे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा आपको, इधर मिलेगा लोगैरिथमिक वैल्यू
और इधर मिलेगा आपको नॉर्मल dt का इंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू t। तो जो इक्वेशन मिल गई आपको वो मिली t/l इज इक्वल टू, चूंकि ये माइनस मल्टीप्लाइड है r i से, तो इसको अगर हम जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ -1/r मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो t/l इज इक्वल टू -1/r ln v0 माइनस ri, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया a। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब हमारे पास काम ये है कि ये जो इक्वेशन में एक कांस्टेंट आया है a, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। अब इसकी वैल्यू कैसे हम पता करेंगे, ये हमारे पास एक टारगेट है, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन कांस्टेंट a। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हम उस सर्किट में एक कंडीशन अप्लाई करेंगे कि एट t इज इक्वल टू 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट। तो एट t इज इक्वल टू 0 पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि इस सर्किट में करंट क्या था और उसकी वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, फिर हम निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ a। ठीक है, चलिए a की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करके और a की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं एट t इज इक्वल टू 0 माइनस सर्किट कैसा दिख रहा होगा। सर्किट विल बी लुकिंग लाइक दिस। ठीक है, अब एट t इज इक्वल टू 0 माइनस सर्किट क्लोज नहीं होगा क्योंकि यहां पे स्विच जो है एट t इज इक्वल टू 0 पे क्लोज हो रहा है। तो इस वक्त जो इंडक्टर के थ्रू करंट होगा वो कितना निकालना है हमको, IL एट 0 माइनस, IL एट t इज इक्वल टू 0 माइनस। तो हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर द इंडक्टर इज प्रीवियसली अनचार्ज्ड। इंडक्टर चार्ज नहीं था, तो इंडक्टर अगर चार्ज नहीं था तो इनिशियल करंट थ्रू इंडक्टर, चूंकि यहां ओपन सर्किट है, वो 0 हो जाएगा। करंट थ्रू इंडक्टर एट t इज इक्वल टू 0 माइनस विल बी 0। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ इंडक्टर हियर। इंडक्टर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो ये है कि इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट। ठीक, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज करंट इनर्शिया। ये जो प्रॉपर्टी होती है इंडक्टर की, इसको हम करंट इनर्शिया की प्रॉपर्टी बोलते हैं इंडक्टर में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्किट में इंडक्टर के थ्रू जो करंट एट t इज इक्वल टू 0 माइनस था वो सडन चेंज नहीं होगा। मतलब जैसे ही हम सर्किट को क्लोज करते हैं करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा, इंडक्टर विल नॉट अलाउ सडन चेंज, क्योंकि पहले 0 था करंट, अब इंडक्टर अलाउ नहीं करेगा सडन चेंज इन करंट। तो सर्किट क्लोज करने के बाद भी एट t इज इक्वल टू 0 प्लस अगर हम लेते हैं, उस वक्त भी इंडक्टर जो है करंट को 0 ही रखेगा, इट विल नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट। तो एट t इज इक्वल टू 0 प्लस IL एट t इज इक्वल टू 0 प्लस विल बी रिमेन 0। इसकी वजह सिर्फ यही है कि इंडक्टर हैज करंट इनर्शिया, इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट। ठीक, अब आप देखिए एट t इज इक्वल टू 0 माइनस करंट 0 था, एट t इज इक्वल टू 0 प्लस भी करंट 0 था, तो ये ऑब्वियस ही बात है t इज इक्वल टू 0 पे भी करंट 0 ही होगा। तो एट t इज इक्वल टू 0 करंट की जो वैल्यू होगी वो करंट होगा IL एट t इज इक्वल टू 0 माइनस पे। सो करंट एट t इज इक्वल टू 0 विल बी I इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को I इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पे और I इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमें एक a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे हम पुट करेंगे t की वैल्यू, t इज इक्वल टू 0 यहाँ और I इज इक्वल टू 0 यहाँ, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a इज इक्वल टू 1/r log v0। ठीक है, अब इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करते हैं और देखते हैं। a इज इक्वल टू है प्लस 1/r log v0, तो हमने a की वैल्यू पुट कर दी 1/r log ऑफ v0। उसके बाद अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, आप रीअरेंजमेंट करके सॉल्व कर सकते हैं। हमें यहाँ पे I की वैल्यू चाहिए, हमें रिस्पॉन्स चाहिए I ऑफ t, वी नीड दिस I। तो लेट अस रीअरेंज दिस इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ I। तो कुछ रीअरेंजमेंट इस तरह से करेंगे कि लॉग की एक प्रॉपर्टी यहाँ यूज करेंगे। अगर log a माइनस ऑफ log b है तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ a बाई b। तो ये प्रॉपर्टी हमने लॉग की यहाँ यूज की, 1/r कॉमन निकाले या -1/r कॉमन निकाल के हमने लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दिया। तो हमारे पास इधर बचा log ऑफ v0 माइनस ri माइनस ऑफ log ऑफ v0, क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाला। तो log a माइनस log ab की प्रॉपर्टी यूज किया विच इज इक्वल टू log a बाई b।
तो log v नॉट माइनस आर आई अपॉन वी नॉट आ गया। अब यहां से एक और log की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, log x इज इक्वल टू, अगर हमारे पास a गिवन है तो वी कैन राइट x इज इक्वल टू e टू द पावर a, बिकॉज इट इज नेचुरल लॉग। तो यहाँ पे जो log का जो बेस है वो e है, तो log बेस e x इज इक्वल टू a है अगर, तो हम इसको लिख सकते हैं e टू द पावर a इज इक्वल टू x। सो ये वाली प्रॉपर्टी हमने log की यूज करके यहाँ पे लिखना है, वी नॉट माइनस आर आई अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। सो वी कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, अब यहां से भी अगेन रीअरेंजमेंट करके हम i की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो फाइनल जो i की वैल्यू आएगी विच इज i ऑफ t इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर वन माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। तो ये हमारे पास आ गया फाइनल रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट। ये टोटल रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट है वी नॉट बाई आर इंटू वन माइनस ए टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। और आप इस रिस्पॉन्स को देख के आप कह सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा। अभी हमने शुरू में जो ग्राफ ड्रॉ किया था, दो तरीके का ग्राफ, एक्सपोनेंशियली राइजिंग और एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ, तो इस इक्वेशन को आप देख के कह सकते हैं ये एक्सपोनेंशियली राइजिंग ग्राफ है। फाइनल वैल्यू इसका वी नॉट बाई आर होगा और इनिशियल वैल्यू 0 होगी ऑब्वियसली, क्योंकि एक्सपोनेंशियली राइजिंग ग्राफ है ये। ठीक है, तो चलिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं इसका। अब देखते हैं कि फाइनल वैल्यू वी नॉट बाई आर कैसे आएगी इक्वेशन में t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करके। व्हेन t इज इक्वल टू इन्फिनिटी अगर हम पुट करेंगे ग्राफ इक्वेशन में, तो विल गेट i ऑफ t इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर वन माइनस e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। और हमने देखा है e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, तो 1 माइनस 0 विल बी 1, सो i ऑफ इन्फिनिटी विल बी वी नॉट बाई आर, इसको हम i इन्फिनिटी कह देते हैं। तो इन्फिनिटी वैल्यू मतलब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट बाई आर, विच इज कॉल्ड एज फाइनल वैल्यू ऑफ द रिस्पॉन्स। तो फाइनल वैल्यू ऑफ द रिस्पॉन्स हमें पता चल गया है, ग्राफ हमें पहले से पता है, तो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ लाइक दिस। तो ये ग्राफ हो गया आपका एक्सपोनेंशियली राइजिंग ग्राफ, फाइनल रिस्पॉन्स आई ऑफ टी का, स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ आरएल सर्किट विच इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर वन माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। ठीक है, अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। ये जो फाइनल वैल्यू आई है करंट की, स्टेप रिस्पॉन्स की, ठीक है, इस फाइनल वैल्यू को एक और नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है स्टेडी स्टेट। ठीक, तो ये जो करंट होगा वी नॉट बाई आर when t tends to infinity, this current is called as steady state current। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू या फाइनल वैल्यू ऑफ द रिस्पॉन्स या फाइनल वैल्यू ऑफ द करंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट करंट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमने ये वैल्यू निकाले। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम यहां पढ़ने जा रहे हैं, वो ये है व्हेन वी पुट t इज इक्वल टू l बाई आर, क्या होगा रिस्पॉन्स की वैल्यू हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पुट करते हैं t इज इक्वल टू एल बाई आर इक्वेशन में। तो जैसे ही t इज इक्वल टू एल बाई आर आप यहां पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, r से r कैंसिल, l से l कैंसिल, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 1। और 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर में डाल के कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.632। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, i ऑफ t इज इक्वल टू 0.632 v नॉट बाई r। और v नॉट बाई आर क्या है आपके पास, देखिए गौर से, v नॉट बाई आर है आपकी फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो ये फाइनल वैल्यू का 63.2% हो गया करंट। तो हम यहां पे एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। टाइम कांस्टेंट इज द टाइम टेकन बाय द रिस्पॉन्स टू रीच 63.2% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। जो रिस्पॉन्स का फाइनल वैल्यू है उसका 63.2% पहुंचने में जितना टाइम लगता है रिस्पॉन्स को, उस टाइम को बोला जाता है टाइम कांस्टेंट। तो आरएल सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना हुआ, L बाई आर, एंड इट इज डोनेटेड बाय टाउ। सो टाउ इज इक्वल टू L बाई आर पे जो रिस्पॉन्स की वैल्यू होगी वो होगी 0.632 ऑफ फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू यहाँ पे आई इन्फिनिटी लिया है विच इज वी नॉट बाई आर। सो अगेन मैं डिफाइन कर लेता हूं टाइम कांस्टेंट को, इट इज द टाइम टेकन बाय द रिस्पॉन्स टू रीच 63.2% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया टाइम कांस्टेंट की बात। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस इक्वेशन को टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमारे पास रिस्पॉन्स अवेलेबल है, आर बाई एल की वैल्यू क्या होगी, एल बाई आर को हमने लिया है टाउ, तो आर बाई एल क्या होगा, इट विल बी 1 बाई टाउ। तो 1 बाई टाउ यहां पुट कर देते हैं। सो विल गेट आई ऑफ टी एज वी नॉट बाई आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, वेयर टाउ इज एल बाई आर एंड इट इज कॉल्ड एज टाइम कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब हम ऐसा करते हैं, ये वी नॉट बाई आर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में, हमारे पास मिलेगा वी नॉट बाई आर माइनस वी नॉट बाई आर ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस रिस्पॉन्स के दो अलग अलग पार्ट कौन से हैं। हम इस स्टेप रिस्पॉन्स के दो अलग अलग पार्ट को निकालने जा रहे हैं। वन पार्ट इज कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट पार्ट, अनदर इज कॉल्ड एज ट्रांजिएंट पार्ट। हम यहां पे डिफाइन भी करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ ट्रांजिएंट पार्ट। ठीक है, या ट्रांजिएंट स्टेट या ट्रांजिएंट करंट को क्या बोलते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, व्हेन टी टेंड्स टू इंफिनिटी, जो करंट होगा उस करंट को बोलेंगे हम स्टेडी स्टेट करंट। अभी हमने देख लिया उसकी वैल्यू है वी नॉट बाई आर। तो हमें ये देख के समझ में आ रहा है कि जब टी इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट जो है वो जीरो हो जा रहा है, हमारे पास जो बच रहा है वो सिर्फ वी नॉट बाई आर बच रहा है। तो किसी भी रिस्पॉन्स का वो पार्ट जो वैनिश हो जाए या जो जीरो हो जाए व्हेन टी टेंड्स टू इंफिनिटी, दैट पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज ट्रांजिएंट पार्ट। तो यहां पे ट्रांजिएंट पार्ट आ गया आपका वी नॉट बाई आर ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। क्लियर, मैग्नीट्यूड अगर हम देखें वी नॉट बाई आर ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। तो ये आपका है ट्रांजिएंट पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्स। तो टोटल रिस्पॉन्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट पार्ट, अनदर इज कॉल्ड एज ट्रांजिएंट पार्ट। तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं हम, टोटल रिस्पॉन्स इज सम ऑफ स्टेडी स्टेट पार्ट एंड ट्रांजिएंट पार्ट। तो ट्रांजिएंट पार्ट क्या होता है, फिर से डिफाइन कर लेते हैं, द पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्स which vanishes when t tends to infinity या after some time which tends to zero। जो जीरो हो जाए पार्ट ट्रांजिएंट, जो पार्ट किसी भी रिस्पॉन्स का t टेंड्स टू इंफिनिटी होने पे जीरो हो जाए उस पार्ट को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट पार्ट या ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ द रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या हुआ, वी नॉट बाई आर ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स क्या हुआ, वी नॉट बाई आर। तो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को भी हम डिफाइन कर लेते हैं, ये वो पार्ट है किसी भी एक रिस्पॉन्स का जो कि t टेंड्स टू इंफिनिटी पे भी बरकरार रहे, मौजूद हो। ठीक, द वैल्यू ऑफ द रिस्पॉन्स विच रिमेन्स व्हेन t टेंड्स टू इंफिनिटी इज कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो इस केस में जो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है वो वी नॉट बाई आर है और ट्रांजिएंट है वी नॉट बाई आर ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। जनरली स्पीकिंग एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फॉर्म जो होता है वो हमेशा ट्रांजिएंट पार्ट होता है और जिसमें एक्सपोनेंशियल का पार्ट नहीं लगा हुआ है वो स्टेडी स्टेट होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप देख के भी पहचान सकते हैं, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग पार्ट जहां लगा होगा वो ट्रांजिएंट होगा। डिकेइंग इसलिए है क्योंकि वो वैनिश हो जाना है व्हेन टी टेंड्स टू इंफिनिटी, इसीलिए जहां भी ई टू द पावर माइनस समथिंग है तो वो एक्सपोनेंशियल डिके हो जाएगा, मीन्स वो आपका ट्रांजिएंट पार्ट हो जाएगा, और जिसमें एक्सपोनेंशियल पार्ट नहीं है वो स्टेडी स्टेट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट एक यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है, वो ये है कि स्टेडी स्टेट पे कुछ सर्किट इस तरह से होगा, यहां पे करंट जो होगा वो वी नॉट बाई आर होगा। तो हमारे जहन में ये बात आ सकती है कि इंडक्टर यहां पे कहां चला गया, इस एल की वैल्यू कहां चली गई, या इंडक्टर का रोल कहां चला गया। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि एट स्टेडी स्टेट इंडक्टर हैज नो रोल टू प्ले, क्योंकि इक्वेशन में, इस करंट की इक्वेशन में इंडक्टर कहीं है ही नहीं, या इंडक्टेंस इस एल की वैल्यू कहीं है ही नहीं। इट मीन्स इंडक्टर हैज नो रोल एट स्टेडी स्टेट। इन दिस कंडीशन सिंस करंट इज फ्लोइंग, इस केस में करंट चूंकि फ्लो कर रहा है तो करंट सर्किट रिमेन कनेक्टेड, कहीं पे ओपन सर्किट नहीं होगा। इसका मतलब ये इंडक्टर जो है ये बिहेव कर रहा है एज अ शॉर्ट सर्किट। ठीक, तो हम कह सकते हैं एट शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर विल बी जीरो, द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज जीरो। सो वी से द इंडक्टर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट एट स्टेडी स्टेट। जब इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा जब इंडक्टर स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगा तो वो बिहेव करेगा एज अ शॉर्ट सर्किट। और देखिए ये वो केस है जब हम ये जानते हैं कि इंडक्टर स्टोर करता है एनर्जी। तो पहले हमने देखा कि इंडक्टर को हमने अनचार्ज लिया, इंडक्टर इज नॉट चार्ज, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इंडक्टर इज गेटिंग चार्ज्ड, इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है इस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब इंडक्टर फुल्ली चार्ज्ड हो जाए, when inductor is fully charged, ठीक, at that case inductor will behave as short circuit। ठीक है, जब इंडक्टर फुल्ली चार्ज्ड हो गया तो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा स्टेडी स्टेट में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बात आप क्लियरली नोट कर लीजिए कि जब इंडक्टर स्टेडी स्टेट में पहुंच जाता है तो इंडक्टर बिहेव्स एज अ शॉर्ट सर्किट। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब
हम ये निकालने जा रहे हैं फॉर t ग्रेटर देन 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VR एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VL, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। हमने यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर को स्मॉल v से शो किया है, VR स्मॉल v इंटू आर, स्मॉल VR स्मॉल VL, और करंट को भी स्मॉल से शो किया है, स्मॉल i। उसकी वजह सिर्फ यही है कि ये वोल्टेजेस एंड करंट जो है वैरिंग है, डिपेंडिंग अपॉन टाइम ये चेंज हो रहे हैं, बट ये वोल्टेज कैपिटल V0 शो किया गया है क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है, फॉर t ग्रेटर देन 0 इट इज कांस्टेंट। चलिए तो हम VR और VL की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो VR क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज करंट इनटू रेजिस्टेंस, सो वी कैन राइट VR एज R इनटू I, और जैसे ही हमें VR निकल जाएगा वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ VL, बिकॉज वी नो फ्रॉम द स्टार्टिंग V0 इज इक्वल टू क्या होता था KVL लगाने के बाद, VR प्लस VL। तो अगर आपके पास VR आ जाएगा तो हम VL निकाल सकते हैं, VL इज इक्वल टू हो जाएगा V0 माइनस VR। इन टर्म्स ऑफ सर्किट पैरामीटर्स ही निकालना है आपको, सर्किट पैरामीटर्स है R, L, V0 एंड I, ठीक है। I को भी आप ऐसे कह सकते हैं V0 बाई R इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस R बाई L इंटू T। तो R और L के टर्म्स में ही सारी कुछ निकालनी, सारी वैल्यूज निकालनी है, V0, R और L, ठीक है। तो हम यहाँ पे I की वैल्यू पुट करके VR की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो VR इज इक्वल टू होगा R इंटू V0 बाई R इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस R बाई L इंटू T। तो R से R कैंसिल हो गया, तो हमें VR मिल गया, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज V0 1 माइनस e टू द पावर माइनस R बाई L इंटू T। तो आप देख सकते हैं ये इक्वेशन कैसा है, एक्सपोनेंशियली राइजिंग। तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर राइज करेगा, फाइनल वैल्यू V0 होगा और इनिशियल वैल्यू 0 होगा। ये ऑब्वियस है, अभी हमने देखा स्टेडी स्टेट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है इंडक्टर, तो जो वोल्टेज डीसी वोल्टेज हमने अप्लाई किया था वो सारा कहाँ आ जाएगा, इस रेजिस्टर के क्रॉस, वो यहाँ इस इक्वेशन से सेटिस्फाई भी हो रहा है, ठीक है। और इंडक्टर का अगर हम इक्वेशन निकालेंगे तो VR की वैल्यू पुट करेंगे, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, सो V0 माइनस V0 1 माइनस e टू द पावर माइनस R बाई L इंटू T। सो अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो V0 कैंसिल हो जाएगा, VL मिलेगा आपको V0 e टू द पावर माइनस R बाई L इंटू T, और ये मिला आपका एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ। और ऑब्वियस है यहाँ से इक्वेशन से भी, क्योंकि हमने अभी देखा इक्वेशन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर 0 हो जाता है t इन्फिनिटी पे, तो यहाँ पे भी 0 होना है, इसको t इन्फिनिटी पुट करिएगा तो VL विल बी 0, स्टेडी स्टेट में वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर विल बी 0। तो चलिए इन दोनों को हम ग्राफ के थ्रू प्लॉट कर लेते हैं, ग्राफ पे दिखा देते हैं, एक ही ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं VL और VR। सबसे पहले VR प्लॉट कर लेते हैं, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली राइजिंग है तो फाइनल वैल्यू इसकी V0 हो जाएगी, ठीक है, और 0 से स्टार्ट होगा, फाइनल वैल्यू V0 पे पहुंच के ये टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी ये वैल्यू V0 हो जाएगी, और VL की वैल्यू स्टार्ट होगा V0 से और कहाँ पे t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका VR और VL का ग्राफ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमारा एक ऐसा केस आ जाए कि इंडक्टर इज प्रीवियसली चार्ज्ड, तो इस केस में हमारे पास जो रिस्पॉन्स होगा, स्टेप रिस्पॉन्स, वो कैसा होगा उसको हम देख लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन पहले से मौजूद है, ठीक है, t बाई एल इज इक्वल टू माइनस 1 बाई आर लॉग V0 माइनस R I प्लस A इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इक्वेशन 1 हमने इसको कंसीडर किया। अभी हम क्या ले रहे हैं, एट t इज इक्वल टू माइनस इंडक्टर इज प्रीवियसली चार्ज्ड, प्रीवियसली चार्ज है। अब इस केस को समझने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है आपको कि इंडक्टर प्रीवियसली चार्ज है तो क्या होगा, तो पहले हम देख लेते हैं। अगर प्रीवियसली चार्ज्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि इंडक्टर में पहले से करंट फ्लो कर रहा होगा, तभी तो चार्ज हुआ है वो। तो उसको एक सर्किट के थ्रू समझते हैं, ये जो केस है ये है क्या। ये केस ऐसा है कि हमारे पास एक सर्किट ऐसे है, RL सर्किट ही ले लीजिए, इसको इस तरह से हम डिपिक्ट कर सकते हैं कि एक हमने वोल्टेज अप्लाई किया था V0 और ये रेजिस्टेंस है R और ये L है, ठीक। ये सर्किट क्लोज रहा बहुत देर तक, ठीक, सर्किट क्लोज रहा बहुत देर तक। तो क्या हुआ, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो गया, फुल्ली चार्ज हो गया, स्टेडी स्टेट पहुंच गया। अब जो करंट है इंडक्टर के थ्रू, वो करंट एक कांस्टेंट करंट हो गया V0 बाई R, यहां पे इस केस में V0 बाई R हो गया। अब आप देखिए जैसे ही इसको ओपन कीजिएगा एट t इज इक्वल टू 0, सपोज हमने इसको ओपन कर दिया, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे दिस करंट विल बिकम 0, क्योंकि जैसे ही सोर्स खत्म होगा ये करंट 0 हो जाएगा, V0 0 हो गया तो करंट को 0 हो जाना है। लेकिन चूंकि इंडक्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है इट डजंट अलाउ सडन चेंज इन करंट। तो अगर इंडक्टर प्रीवियसली चार्ज्ड है और सर्किट में हम कंडीशन चेंज कर रहे हैं,
मतलब करंट को अचानक से हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं या जीरो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंडक्टर चेंज नहीं होने देगा। t इज इक्वल टू 0 प्लस पे सर्किट कैसा दिखेगा, ये ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही ये सर्किट ओपन हो गया, फिर क्या हुआ, अब हमारे पास यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दी सर्किट यहाँ पे तो करंट फ्लो करना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ इंडक्टर लगा है, इट विल नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट, तो करंट अभी भी यहां से फ्लो करेगा। वो कैसे करेगा, जो एयर होगी इनके बीच वो आयनाइज हो जाएगी, ये पूरे आयंस में टूट जाएंगे, तो यहां से करंट फ्लो कर जाएगा। ऑब्वियसली बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा, लेकिन करंट फ्लो करेगा। इनिशियल करंट इंडक्टर के थ्रू अभी भी एट t इज इक्वल टू 0 माइनस में भी जो करंट होगा एट t इज इक्वल टू 0 प्लस, नॉट 0 माइनस, 0 प्लस, वो अभी भी v नॉट बाई आर ही होगा। ठीक है, इसका मतलब इंडक्टर डजंट अलाउ सडन चेंज इन करंट। अगर प्रीवियसली चार्ज्ड इंडक्टर है तो सर्किट के कंडीशन चेंज होने के बाद भी इंडक्टर के थ्रू करंट जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक, तो अगर हमने यहां ले लिया है ये केस कि प्रीवियसली इंडक्टर चार्ज था और उसके थ्रू हमने करंट ले लिया, से फॉर एग्जांपल आई नॉट, तो ये करंट IL 0 माइनस IL 0 प्लस के बराबर होगा। क्यों 0 प्लस के बराबर होगा, अभी हमने इस चीज को देख लिया। इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट। ठीक है, अब हमने करंट निकाल लिया, IL इज इक्वल टू IL एट t इज इक्वल टू 0 प्लस। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे करंट एट t इज इक्वल टू 0। तो अभी देखिए IL 0 माइनस और IL 0 प्लस I नॉट है, तो IL 0 कितना होगा, वो भी I नॉट ही होगा। तो एट t इज इक्वल टू 0 द करंट थ्रू इंडक्टर विल बी I नॉट। जस्ट एट द टाइम ऑफ closing the switch or opening the switch, current will remain same at value I naught। ठीक है, अब अगर करंट आपका I naught है इनिशियल करंट, तो अब हमारा इक्वेशन चेंज हो जाएगा। पहले हमारे पास करंट 0 था तो इक्वेशन कुछ और आई थी, अब इनिशियल करंट आ गया I naught, तो इक्वेशन हमारा चेंज हो जाएगा। सो नाउ लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A। पुट कर देते हैं वैल्यू t इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 में, और I की वैल्यू पुट कर देते हैं I naught। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास जो A मिला वो मिला 1 बाई आर लॉग V नॉट माइनस आर I नॉट। ठीक है, A की वैल्यू अलग आ गई, पहले यहां पे 0 आ रहा था, अब यहां पे आ गया R इंटू I नॉट। ठीक है, तो अब इस A की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। यहां पे इस A की वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ इस तरह की इक्वेशन मिलेगी। फिर से रीअरेंजमेंट करेंगे इक्वेशन का, तो जब रीअरेंजमेंट करेंगे तो कुछ इस तरह का मिलेगा लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके। तो फाइनल रिस्पॉन्स जो इस केस में आएगा वो आएगा V नॉट बाई आर प्लस I नॉट माइनस V नॉट बाई आर ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। ठीक है, इसको अगर हम टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आर बाई एल को रिप्लेस कर देंगे 1 बाई टाउ से, सो यू विल गेट टाउ इज इक्वल टू 1 बाई, सो टाउ इज इक्वल टू होगा L बाई आर, टाइम कांस्टेंट जिसको बोल रहे हैं हम। सो V नॉट बाई आर प्लस I नॉट माइनस V नॉट बाई आर ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो ये रिस्पॉन्स आ गया आपका व्हेन देयर इज एन इनिशियल करंट थ्रू एन इंडक्टर। ठीक है, अब जब हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ गई स्टेप रिस्पॉन्स की जहां पे हमने करंट को कंसीडर कर लिया है इंडक्टर के थ्रू इनिशियल करंट I नॉट, और वो भी इक्वेशन आ चुकी है जहां पे इनिशियल करंट 0 था। अब इन दोनों करंट को अगर हम गौर से देखें तो एक इक्वेशन में क्या इन दोनों को लिख सकते हैं हम, तो यस वी कैन राइट इट इन वन इक्वेशन। सो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अगर आप देखिए I नॉट की वैल्यू जैसे ही 0 हो जाएगी, I नॉट की वैल्यू जैसे ही आप 0 करेंगे, ये वाला केस, इस वाला इक्वेशन को अगर गौर से देखें तो इट विल चेंज टू V नॉट बाई आर माइनस V नॉट बाई आर इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, जो कि पहले वाला केस था जहां पे इंडक्टर के थ्रू करंट 0 लिया था मैंने। तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई जहां पे इनिशियल करंट या तो 0 हो या इनिशियल करंट कुछ हो, उन दोनों केस में ये वाली इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस इक्वेशन को जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, इसको हम अगर गौर से देखें तो इसमें कौन कौन सी वैल्यूज हम फीड कर सकते हैं। तो देखिए व्हाट इज V नॉट बाई आर, V नॉट बाई आर इज I एट t टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, फाइनल वैल्यू है। I नॉट क्या है, I नॉट इज इनिशियल करंट I एट 0, t इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे V नॉट दोबारा से आया है, V नॉट की वैल्यू क्या है, I एट इंफिनिटी। तो इस पूरे इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो लेट अस राइट इट, I t इज इक्वल टू I इंफिनिटी विच इज V नॉट बाई आर प्लस I0 which is I naught minus I infinity which is V naught by R e to the power minus t by tau। तो हम देखेंगे कि इस इक्वेशन के थ्रू जो हमने यहां इस फॉर्म में लिखा है, इस इक्वेशन को, स्टेप रिस्पॉन्स को आरएल सर्किट के, इस इक्वेशन को यूज करके हम किसी भी
आरएल सर्किट का स्टेप रिस्पॉन्स बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हमें बार बार इनिशियल वैल्यू कंडीशंस या फिर सर्किट को बार बार इंटीग्रेट करना, सर्किट की वैल्यू को लिखना या केवीएल लगाना, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें इस इक्वेशन को यूज़ करके फाइनल रिस्पॉन्स निकालना है। ठीक है, अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कि किस तरह से इस इक्वेशन की मदद से हम आरएल सर्किट का रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं बहुत ही आराम से। ठीक है, अच्छा एक बात और, अगर मान लो हमारे पास जो सर्किट है वो क्लोज हुआ है t इज इक्वल टू सम टाइम t नॉट, मीन्स कुछ डिले करके। ऑब्जर्वेशन टाइम आपका स्टार्ट हुआ है t इज इक्वल टू 0 पे, लेकिन आपने सर्किट क्लोज किया या सर्किट की कंडीशन चेंज की एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से। ठीक है, तो उस केस में इस इक्वेशन में क्या चेंज आएगा? इस इक्वेशन में बस थोड़ी सी चेंज आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा। वो ये है कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सर्किट ना क्लोज होके एट टाइम t इज इक्वल टू t नॉट जब क्लोज होगा तो e टू द पावर माइनस टी, जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है e टू द पावर माइनस टी बाई टो, इसकी जगह हो जाएगा e टू द पावर माइनस टी नॉट। ये एक चेंज होगा। और दूसरा ये होगा कि यहाँ पे जो इनिशियल करंट है इस केस में ये है एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो यहाँ का जो इनिशियल करंट हो जाएगा वो एट टाइम t इज इक्वल टू टी नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एट करंट एट t इज इक्वल टू टी नॉट निकालना, विच विल बी द इनिशियल करंट इन दिस केस। ठीक है, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये दोनों जो इक्वेशन आया है ये स्टेप इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आया है। ठीक है, अगर आपके पास इस स्टेप इनपुट की जगह कोई और इनपुट क्वेश्चन में दिया हो तो हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दीज टू इक्वेशंस आर एक्सक्लूसिवली फॉर स्टेप रिस्पॉन्स ओनली। स्टेप की जगह अगर आपके पास इम्पल्स रिस्पॉन्स हो या इम्पल्स इनपुट दिया गया हो या फिर पैराबोलिक दिया गया हो या फिर रैंप दिया गया हो, इन किसी भी केसेस में ये दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। ठीक है, सो बी वेरी श्योर कि इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल तभी हम करेंगे जब हमारे पास इनपुट में एक डीसी वोल्टेज सोर्स दिया हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन के थ्रू अगर आपको स्टेप रिस्पॉन्स निकालना है तो आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए? यहाँ पे 3 चीजें चाहिए आपको। वी रिक्वायर 3 थिंग्स टू गेट दिस स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ एन आरएल सर्किट। वो क्या क्या है? पहला चीज है I एट t इज इक्वल टू 0, इनिशियल करंट चाहिए, ये वाली वैल्यू। दूसरी I एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी, यहां पे और यहां पे। और तीसरी क्या वैल्यू चाहिए? जो कि हमें चाहिए टाइम कांस्टेंट टाउ। तो जब भी कभी स्टेप रिस्पॉन्स निकालना हो आरएल सर्किट का तो ये 3 चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ ये 3 चीजें कैलकुलेट करनी है। और जैसे ये 3 चीजें कैलकुलेट कर लीजिएगा, इन 3 की वैल्यू आप यहां पुट कर लीजिएगा, आपको स्टेप रिस्पॉन्स मिल जाएगा आरएल सर्किट का। ठीक है, तो चलिए ये 2 कैलकुलेट करना तो आपके लिए बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। सर्किट में सिर्फ थोड़ा सा चेंज करके t इज इक्वल टू 0 पे जो कंडीशन लगाया वो लगा दीजिए, और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो इंडक्टर की कंडीशन है, इंडक्टर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, तो फाइनल करंट निकाल लीजिए, तो आपके पास ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगे। अब बात आती है टाउ की। अगर हमारे पास सिंपल एक आरएल सर्किट है, एक आर और एक एल है, तो टाउ की वैल्यू हमने पता किया है, अभी पता लगाया है, ये एल बाई आर होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा सर्किट हो जहां एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेस लगे हों, तो उस केस में क्या होगा, कैसे निकालेंगे टाउ? तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो पहले तो वो केस ले लेते हैं जहां पे एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस हो, तो इस केस में सिंपल टाउ हो जाता है एल बाई आर। अब अगर कोई ऐसा केस हो जहां पे एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेस हो, जैसे यहां पे 3 रेजिस्टेंसेस हैं, अब यहां पे हम कैसे निकालेंगे टाउ? तो इस केस में क्या करेंगे, जो इंडक्टर कनेक्टेड जहां पे जिस 2 टर्मिनल के अक्रॉस है, उस टर्मिनल से हम इस पहले इंडक्टर को रिप्लेस करेंगे या इंडक्टर को हटाएंगे यहां से, और यहां से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, या यूं कह लीजिए थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, आरटीएच। पूरा पैसिव नेटवर्क बना के इस टर्मिनल के क्रॉस आरटीएच निकालेंगे। सो दैट आरटीएच विल बी यूज्ड एज आर। जो यहां आर हमने लिया है ना, यहां पे इस आर की जगह हम उस आरटीएच की वैल्यू आप पुट करेंगे। सो जो टाउ हो जाएगा वो हो जाएगा एल अपॉन आरटीएच। दैट इज द ओनली चेंज। ठीक है, अगर एक से ज्यादा रेजिस्टेंस दिखे किसी भी एक सर्किट में तो आप आर की जगह आरटीएच पुट करेंगे। और आरटीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे? जहां भी इंडक्टर कनेक्टेड है उस इंडक्टर को हटाएंगे और उस इंडक्टर के टर्मिनल के क्रॉस आरटीएच कैलकुलेट करने। और आरटीएच कैलकुलेट करने का ये तरीका हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट जहां हमने निकाला था जिस वीडियो में। मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चाहें तो वहां जाके देख सकते हैं कि आरटीएच कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आरटीएच कैलकुलेट करके हम टाउ निकाल सकते हैं एल बाई आरटीएच। ठीक है, तो ये एक टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करने का एक तरीका है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये स्टेप रिस्पॉन्स पढ़ लिया, अब हम देखते हैं कि सोर्स फ्री रिस्पॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी आरएल सर्किट का। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोर्स फ्री रिस्पॉन्स। सोर्स फ्री रिस्पॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? सोर्स फ्री रिस्पॉन्स का मतलब यह है कि पहले हमने इंडक्टर को चार्ज कर दिया, अब इंडक्टर्स और रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज कनेक्टेड है उस वोल्टेज सोर्स को हम हटा रहे हैं और एक पाथ दे रहे हैं करंट को फ्लो करने के लिए। तो वो करंट जो अब फ्लो करेगा, इंडक्टर चूंकि चार्ज है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, तो देयर विल बी अ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो उस करंट की वैल्यू क्या होगी या उस करंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हम देखते हैं। तो ये हमारे पास एक सर्किट है, हमारे पास जो गिवन सर्किट है उसी को हम लेते हैं। इस केस में क्या था, हमारा इंडक्टर चार्ज हो चुका है, स्टेडी स्टेट में आ चुका है। ठीक, स्टेडी स्टेट करंट हमारे पास V0/R है और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अभी फिलहाल इस केस में VL वो 0 है, T इन्फिनिटी पहुंच चुका है, मतलब काफी देर हो चुका है क्लोज हुए सर्किट को। अब हम सर्किट की कंडीशन चेंज करेंगे। जैसे ही सर्किट की कंडीशन हम चेंज करेंगे, इसमें क्या करने वाले हैं हम, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे लाने वाले हैं इस स्विच को। जैसे ही पोजीशन 2 पे लाएंगे, ये वाला जो वोल्टेज सोर्स है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा सर्किट से, और जैसे ही ये डिस्कनेक्ट होगा तो करंट थ्रू दिस सर्किट विल बिकम 0 या 0 होने की कोशिश करेगा क्योंकि सोर्स तो खत्म हो गया। तो इंडक्टर फिर से वापस आ जाएगा अपने रोल में। इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट। तो जैसे ही V0/R डिक्रीज होने की कोशिश करेगा, इंडक्टर फिर से अपना रोल प्ले करेगा और V0/R को डिक्रीज होने नहीं देगा सडनली। ठीक, अभी ऐसा लग रहा है कि सर्किट में सिर्फ R है, इंडक्टर नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। इंडक्टर इज कनेक्टेड इन दिस एट दिस टर्मिनल, ये दो टर्मिनल के क्रॉस कनेक्टेड है, लेकिन वो एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा है स्टेडी स्टेट में। इंडक्टर इज देयर। ठीक, हमने यहाँ शो नहीं किया हुआ है लेकिन इंडक्टर है यहाँ पे। ठीक, अब हम जैसे ही सर्किट का कंडीशन चेंज करेंगे, यहाँ पे इंडक्टर वापस से कनेक्टेड दिखाना होगा आपको, ताकि इंडक्टर का रोल आ जाएगा। अब यहाँ पे इंडक्टर विल नाउ अपोज द सडन चेंज इन करंट। ठीक, अब हम यहाँ पे KVL लगा के अगेन VR और VL को पुट करके हम देखते हैं करंट IT की वैल्यू क्या आती है। ठीक, तो लेट अस कैलकुलेट फॉर t greater than 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I of t। तो VR प्लस VL इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ KVL अप्लाई करेंगे तो नो पुट VR इज इक्वल टू R इंटू I एंड VL इज इक्वल टू LdI/dt। रीअरेंज करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया हमको, रीअरेंज करेंगे और वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम करेंगे इसको। डी को सेपरेट कर लेंगे, dt को दूसरी तरफ ले जाएंगे और इंटीग्रेट करेंगे। व्हेन यू इंटीग्रेट इट यू विल गेट दिस इक्वेशन -R/L इंटू टी log of I प्लस B इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट हियर। ठीक है, जिस तरह से पिछले केस में हमने लिया था A एज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, या हमने लिया है B एज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर जो काम है वो क्या है, B की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ B की वैल्यू वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने A की वैल्यू कैलकुलेट की थी, इनिशियल कंडीशन को लगा के। तो इनिशियल कंडीशन लगाते हैं, चलिए। एट t इज इक्वल टू 0 माइनस, यहाँ पे चेंज है कंडीशन। पिछले केस में ये ओपन सर्किट था, लेकिन यहाँ पे ये केस अलग है। यहाँ पे पोजीशन 1 पे सर्किट है, स्विच पोजीशन 1 पे है, पोजीशन 2 पे अभी नहीं मूव किया है। ये पोजीशन 2 है तो पोजीशन 2 पे मूव नहीं किया, देयर इज अ क्लोज्ड सर्किट। तो अभी जो करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे वो है V0/R। तो इनिशियल करंट थ्रू इंडक्टर IL0 माइनस वो कितना है, चूंकि प्रीवियसली चार्ज्ड है इंडक्टर, तो इस वक्त करंट कितना है, स्टेडी स्टेट करंट पहले से जो फ्लो कर रहा है V0/R। तो ऑब्वियसली जैसे ही सर्किट का कंडीशन चेंज होगा, ये स्विच पोजीशन 2 पे मूव करेगा पोजीशन 1 से, उस वक्त इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट, तो IL0 प्लस भी I स्टेडी स्टेट के बराबर ही होगा। ठीक है, द सेम केस, इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट, इंडक्टर हैज करंट इनर्शिया, so the current through inductor at t is equal to 0 plus it will remain V0/R। V0/R ही रहेगा। तो इंडक्टर का करंट t is equal to 0 माइनस पे V0/R है, t is equal to 0 प्लस पे भी V0/R है, तो ये ऑब्वियस सी बात है t is equal to 0 भी V0/R ही होगा। करंट थ्रू इंडक्टर at t is equal to 0 will be V0/R। सर्किट का कंडीशन ये है कि इस वक्त स्विच पोजीशन 2 पे आ चुका है t is equal to 0 पे, तो अभी करंट जो है वो V0/R है। तो इस कंडीशन को भी हम इस इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, t इज इक्वल टू 0 और I इज इक्वल टू V0/R। इसमें पुट करेंगे, I की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और
t की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो विल गेट द वैल्यू ऑफ b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस लॉग ऑफ v नॉट बाई आर। ठीक है, अब इस b की वैल्यू को हम वापस से इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो माइनस लॉग v नॉट बाई आर है, पुट कर दिया हमने। फिर लॉग का प्रॉपर्टी यूज करके रीअरेंजमेंट करके फाइनल रिस्पॉन्स जो हम IT का निकाल सकते हैं वो ये है v नॉट बाई आर ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। तो देखिए दिस इज एन एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ, ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है। ये पहले वाले से आप कंपेयर कर सकते हैं, हमने y ऑफ t लिया था a e टू द पावर माइनस ए टी, तो माइनस ए टी है, a मल्टीप्लाइड है a की वैल्यू v नॉट बाई आर। तो इसका मतलब ये हुआ इनिशियल वैल्यू इसकी थी v नॉट बाई आर और फाइनल वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले जो हमारे पास कंडीशन था वो ये था कि सर्किट को हमने t इज इक्वल टू 0 पे क्लोज किया था, पोजीशन 1 पे मूव किया था, तो हमारे पास जो रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके से आया था, एक्सपोनेंशियली राइजिंग ग्राफ आया था, करंट इंक्रीज होगा, फाइनल वैल्यू v नॉट बाई आर पहुंच के स्टे यहीं पर स्टे हो जाएगा, स्टेडी स्टेट यहाँ पे v नॉट बाई आर हो जाएगी। ठीक, अब अगर किसी पॉइंट पे स्टेडी स्टेट पहुंचने के बाद हम सर्किट की कंडीशन वापस से चेंज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, स्विच को पोजीशन 2 पे मूव कर रहे हैं, मतलब सोर्स को रिमूव कर रहे हैं। तो इस वक्त जो रिस्पॉन्स होगा सर्किट का उसको कहा जाएगा सोर्स फ्री रिस्पॉन्स, क्योंकि सोर्स को रिमूव कर दिया, पोजीशन 2 पे सर्किट को स्विच को ले आया जहां पे सोर्स रिमूव हो गया, तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आएगा दैट इज कॉल्ड ए सोर्स फ्री रिस्पॉन्स। तो सोर्स फ्री रिस्पॉन्स हमने अभी निकाला है, आई ऑफ टी इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ होगा, इनिशियल शुरू होगा वी नॉट बाई आर से और फाइनल वैल्यू 0 पे टर्मिनेट कर जाएगा। मीन्स फाइनल वैल्यू जो होगी इसकी आई की वो 0 हो जाएगी, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए इस केस में भी हम निकाल लेते हैं वी आर और वी एल। तो वी आर क्या होगा, आई इंटू आर सिमिलर, और वी एल क्या होगा, इस केस में चूंकि हमारे पास वी नॉट नहीं है तो हमने जो केवीएल लगाया था वो वी आर प्लस वी एल इज इक्वल टू 0 था। तो अगर वी आर वैल्यू निकाल लेंगे तो यहां से हमें वी एल मिल जाएगा माइनस ऑफ वी आर। तो लेट अस कैलकुलेट वी आर नाउ। वी आर की वैल्यू होगी आर इंटू वी नॉट बाई आर ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। आई की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, चूंकि सोर्स फ्री वाला केस है इसीलिए वी नॉट बाई आर इंटू ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी वाली वैल्यू पुट करेंगे आई की। तो ये आई की वैल्यू डाला हमने यहाँ पे, तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो वी आर मिल गया आपको वी नॉट ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। और ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ है, ऑब्वियसली बात है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर डिक्रीज होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट डिक्रीज हो रहा है, करंट एक्सपोनेंशियली डिकेइंग अभी हमने देखा। ठीक है, अब जो इंडक्टर का केस है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंटरेस्टिंग केस ऑफ इंडक्टर। जब इंडक्टर की वैल्यू आप निकालेंगे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ वी आर, तो एक माइनस वैल्यू माइनस लग जाएगा यहाँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनिशियल वैल्यू ऑफ वोल्टेज है इंडक्टर की वो माइनस वी नॉट है। मीन्स ये ग्राफ जो है थोड़ा सा चेंज है, वी नॉट से ना शुरू होकर ये माइनस वी नॉट से शुरू होगा और ऑब्वियसली टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये 0 हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि एट टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0 पे वी आर की वैल्यू तो वी नॉट होगी, ठीक, लेकिन वी एल की वैल्यू माइनस वी नॉट हो जाएगी। इसका मतलब यह होता है कि ये जो पोलैरिटी हमने वी एल की ली है ये पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, कुछ इस तरह से रिवर्स हो जाएगी ये पोलैरिटी। और क्या वजह है इसके रिवर्स होने की पोलैरिटी, उसको समझ लेते हैं। देखिए यहां पे जो सोर्स था वो तो डिस्कनेक्ट हो गया है, तो अब जो करंट यहां फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, ये करंट कहां से आ रहा है? जब सोर्स खत्म हो गया तो ये करंट कैसे आएगा यहां पे? तो करंट आ रहा है इस इंडक्टर की वजह से। क्यों? क्योंकि इंडक्टर के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो चुकी है। अब ये एनर्जी जब सोर्स रिमूव हो गया तो ये इंडक्टर एनर्जी रिलीज करेगा और ये इंडक्टर इस रेजिस्टेंस में एनर्जी प्रोवाइड करेगा, बिकॉज रेजिस्टेंस विल कंज्यूम एनर्जी। ठीक, सो दिस एनर्जी विल बी डिलीवर्ड बाय द इंडक्टर। ठीक, ऑब्वियसली बात है जब कोई भी एलिमेंट एनर्जी डिलीवर करता है तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम माइनस टू प्लस। तो अगर ये करंट का डायरेक्शन हमने इस तरह से लिया हुआ है तो यहां तो ड्रॉप होगा क्योंकि ये कंज्यूम कर रहा है, इंडक्टर हमेशा रिलीज करेगा एनर्जी इस केस में, तो क्या होगा, माइनस से प्लस की तरफ करंट जाएगा। इसको समझने के लिए आप सिंपल सर्किट के थ्रू भी समझ सकते हैं कि कैसे एक एनर्जी डिलीवरिंग एलिमेंट के थ्रू करंट जो है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। अगर ये सिंपल एक सर्किट है, इसमें एक बैटरी
और एक रेजिस्टेंस लिया है मैंने, तो डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरह से होगा, इस तरह से। और पोटेंशियल ड्रॉप किधर होता है रेजिस्टेंस में, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक। तो यहाँ पे ड्रॉप होगा तो आप देख सकते हैं करंट जो है इस रेजिस्टेंस में प्लस में इंटर हो रहा है और माइनस में लीव कर रहा है, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। लेकिन अगर आप इस बैटरी को देखें तो इसमें करंट जो है माइनस से प्लस जा रहा है, बिकॉज दिस इज द एनर्जी डिलीवरिंग एलिमेंट। तो जो भी एलिमेंट एनर्जी डिलीवर करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट इन दैट एलिमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, इसीलिए यहां पे ये वैल्यू नेगेटिव आई है। इसको रिवर्स करना होगा, और अब यहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट अगर हमने चेंज नहीं किया या यही रखा तो इसको रिवर्स किया है, तो यहां पे क्या होगा, अब ये इंडक्टर एनर्जी रिलीज करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज इस तरह से होगा कि करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो दिस विल रिलीज एनर्जी। ये एनर्जी जो स्टोर हुई थी पिछले केस में, अब ये एनर्जी रिलीज होगी और ये रेजिस्टेंस उस एनर्जी को कंज्यूम करेगा और डिसिपेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, और धीरे 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 जब ये डिसिपेशन खत्म हो जाएगा, एनर्जी सारी रिलीज हो जाएगी, तो टोटल करंट इन द सर्किट विल बी 0। जब इंडक्टर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा तो देयर विल बी नो करंट इन द सर्किट, देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड देयर विल बी नो एनर्जी लेफ्ट, ठीक। तो ये केस था इंडक्टर डिस्चार्ज का। तो डिस्चार्ज जब करंट होगा, इंडक्टर जब डिस्चार्ज होगा तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इस तरह से हो जाएगा कि द करंट थ्रू इंडक्टर विल बी फ्रॉम माइनस टू प्लस टर्मिनल, ठीक है। इंडक्टर विल स्टार्ट डिलीवरिंग एनर्जी, और अगर करंट का डायरेक्शन आप सेम रखते हैं तो आप कहेंगे इंडक्टर विल चेंज द पोलैरिटी ऑफ द इंडक्टर विल चेंज, voltage across the inductor will change, the polarity of voltage across the inductor will reverse while the inductor is getting discharged, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जब भी इंडक्टर डिस्चार्ज होगा the voltage polarity across inductor will reverse in such a way that the current through inductor will be from minus terminal to plus terminal, ठीक है। चलिए जल्दी से इन दोनों का ग्राफ बना लेते हैं। थोड़ा सा अलग ग्राफ होगा इसका, VR का इनिशियल वैल्यू V0 होगा और VL का इनिशियल वैल्यू माइनस V0 होगा। तो चलिए पहले VR प्लॉट कर लेते हैं। VR इज एक्सपोनेंशियली डिकेइंग, ऑब्वियसली इट स्टार्ट फ्रॉम V0 एंड इट विल एंड एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे 0, ठीक है। नाउ अगर हम अब VL का ग्राफ ड्रॉ करें, ये VL होना चाहिए, VR नहीं है, ये VL है, तो VL इज माइनस V0 e टू द पावर माइनस R बाई L इंटू टी। जब इसका ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो स्टार्ट होगा माइनस V0 से और ऑब्वियसली फाइनल वैल्यू हो जाएगी 0 की। इट लुक्स लाइक इट इज एक्सपोनेंशियली राइजिंग ग्राफ, ऑब्वियसली इट इज एन एक्सपोनेंशियली राइजिंग ग्राफ, ठीक है। थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये माइनस से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू माइनस V0, फाइनल वैल्यू इसमें भी 0 ही होगी, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया दो केस, इंडक्टिव सर्किट का, RL सर्किट का। एक डिस्कस किया है जब स्टेप रिस्पॉन्स निकाल रहे थे, इंडक्टर इज गेटिंग चार्ज, और एक केस डिस्कस किया था जब इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा था, ठीक है। तो दोनों केसेस हम लोग डिस्कस कर लिए। इसी तरीके से हम आगे भी डिस्कस करेंगे RC सर्किट में। एक बार कैपेसिटर चार्ज, एक बार कैपेसिटर डिस्चार्ज। जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा उस वक्त बोला जाएगा स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ RC सर्किट, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होगा उस वक्त बोलेंगे सोर्स फ्री रिस्पॉन्स ऑफ RC सर्किट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हमने स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ RL सर्किट एंड सोर्स फ्री रिस्पॉन्स ऑफ RL सर्किट देख लिया। अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से डेवलप हो जाए, ठीक है। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम इस पे सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है I of t की वैल्यू इन द सर्किट शोन फॉर t greater than 0 assuming that the switch has been closed for a long time। तो देखिए स्विच हैज बीन क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसका मतलब ये है कि स्विच जब क्लोज था तो स्टेडी स्टेट रीच हो चुका था। ये इस स्टेटमेंट का मतलब होता है। बहुत देर तक अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टेटस पे एक सर्किट होता है, इट मींस सर्किट जो है वो स्टेडी स्टेट पे पहुंच चुका है। तो यहाँ पर सर्किट एट t इज इक्वल टू 0 पे कंडीशन चेंज की जा रही है सर्किट की। वो सर्किट में स्विच को ऑन किया जा रहा है, ये स्विच है यहाँ पे, इसको ऑन किया ऑफ किया जा रहा है, ठीक है। तो we need to find the value of current I of t for t greater than 0। तो आप देख रहे हैं ये सर्किट कैसा है, R और L सर्किट है। सो ये इट्स इन RL सर्किट। तो RL सर्किट का जब भी कोई सॉल्यूशन करेंगे हम इस तरह के ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए, तो हमने अभी पढ़ा था थ्योरी पार्ट में कि हमें 3 चीजें निकालनी है। वी नीड 3 थिंग्स टू फाइंड द रिस्पॉन्स ऑफ द RL सर्किट। क्या क्या चीजें चाहिए हमें? सबसे पहले चाहिए करंट एट t इज इक्वल टू 0, I0।
और दूसरा चाहिए करंट एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी और व्हेन t टेंड्स टू इंफिनिटी, एंड द थर्ड वन इज टाउ विच इज टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट फॉर t ग्रेटर देन 0। ये टाउ कब चाहिए? जब t ग्रेटर देन 0 हो। सर्किट का जो कंडीशन है जब चेंज हो गया उसके बाद जो टाउ आएगा उसकी वैल्यू हमें पुट करना है यहां, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को इसी मेथड से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले इनिशियल करंट निकालेंगे, फिर फाइनल करंट निकालेंगे और फिर हम टाउ निकालेंगे। अच्छा, इन दोनों कंडीशन में आप देखिए, जब I इज इक्वल टू 0 निकाल रहे होंगे, इस केस में I इज इक्वल टू 0 में जो इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्विच हैज बीन क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम। और इंफिनिटी जब निकालेंगे, t टेंड्स टू इंफिनिटी, उस वक्त भी ये सर्किट ऐसा होगा कि ये जो इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट हो चुका होगा। तो इन दोनों केस में L इज शॉर्ट सर्किटेड, L हमेशा शॉर्ट सर्किट रहेगा। तो करंट थ्रू इंडक्टर निकालना है व्हेन L इज शॉर्ट सर्किटेड। तो I 0 निकालना है मतलब t लेस देन 0 के लिए, और ये निकालना है जब t टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए, ठीक। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं सर्किट फॉर t लेस देन 0, और फिर या t इज इक्वल टू 0 पे भी आप कह सकते हैं। तो चूंकि हमें इंडक्टर की प्रॉपर्टी पता है, t इज इक्वल टू 0 माइनस एंड t इज इक्वल टू 0 प्लस में करंट थ्रू इंडक्टर विल नॉट चेंज, इंडक्टर विल नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट। सो t इज इक्वल टू 0 माइनस और t इज इक्वल टू 0 प्लस में करंट सेम होगा, ठीक है। तो चलिए t इज इक्वल टू या t लेस देन 0 पे हम सर्किट बना के जो करंट थ्रू इंडक्टर होगा दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल करंट, वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 स्टेप इज फॉर t less than 0 we need to calculate, from here we will calculate current through inductor at time t is equal to 0 which is called as initial current, ठीक है। तो इनिशियल करंट t लेस देन 0 पे कैलकुलेट कर रहे हैं हम। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, t लेस देन 0 का मतलब बहुत पहले 0 से, ये सिर्फ मतलब ये लिखने का सिर्फ सेंस ये है कि हम ये सर्किट बनाना चाह रहे हैं तब जब सर्किट का कंडीशन चेंज होने वाला है, जस्ट उससे पहले t इज इक्वल टू 0 माइनस का कंडीशन हम बना रहे हैं, ठीक। दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ t लेस देन 0 इन दिस केस, ठीक है। तो चलिए इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं फॉर t लेस देन 0 पे। तो देखिए ये क्लोज होगा सर्किट फॉर t लेस देन 0, तो कुछ इस तरीके का सर्किट होगा। ये दो रेजिस्टेंस ऐसे होंगे और ऊपर पे, ठीक है। और यहां आपका इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो गया होगा क्योंकि बहुत देर से सर्किट जो है वो क्लोज था। यहां पे आपका डीसी सोर्स लगा हुआ है 10 वोल्ट, और ये है 2 ओम का, ये है 3 ओम का, और ये इंडक्टर हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट, ठीक। स्टेडी स्टेट में पहुंच गया है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो देखिए ये करंट जो है कौन से पाथ पे जाएगा, करंट विल गो थ्रू दिस। So this is the current through inductor at t is equal to 0। तो I0 की वैल्यू ये हो जाएगी। तो देखिए बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं I0। सिर्फ एक ही रजिस्टर आया इस पाथ पे, इससे कोई करंट नहीं जाएगा, देयर विल बी नो करंट थ्रू दिस रजिस्टर। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ शॉर्ट सर्किट पाथ इन पैरेलल विद दिस रजिस्टर। इस रजिस्टर के पैरेलल में एक शॉर्ट सर्किट पाथ यहाँ पे सर्किट क्लोज होने की वजह से बन गया है। सो ये करंट जो है इस तरह से होके चला जाएगा। सो इस रेजिस्टर से कोई करंट नहीं जाएगा। तो I इज इक्वल टू 0 पे क्या करंट होगा यहां पे 10/2। ओके, सो इट इज 5 एम्पियर। सो लेट अस राइट इट डाउन। I0 की वैल्यू आ गई आपकी 5 एम्पियर, ठीक है। अब हमें सेकेंड केस क्या करना है, वी नीड टू कैलकुलेट I इज इक्वल टू I करंट व्हेन t टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो सेकेंड केस है हमारा फॉर t टेंड्स टू इंफिनिटी। यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे I इंफिनिटी, मतलब स्टेडी स्टेट करंट थ्रू इंडक्टर व्हेन t टेंड्स टू इंफिनिटी। तो इंफिनिटी जब हो जाएगा t, तो अगेन द इंडक्टर विल बी एट शॉर्ट सर्किट। तो सर्किट कैसा होगा बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सर्किट चूंकि यहां से ओपन हो चुका है, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, करंट विल फ्लो थ्रू दिस रेजिस्टर एज वेल एज दिस रेजिस्टर नाउ। तो ये जो करंट होगा, दिस करंट इज करंट एट t टेंड्स टू इंफिनिटी। तो अब इस केस में क्या होगा, दो रेजिस्टर आ गए, दोनों सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम हो गया।
तो आई एट इंफिनिटी भी बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं 10/5 एंड दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर. करेक्ट. सो लेट अस राइट इट डाउन हियर. आई इंफिनिटी इज 2 एम्पियर. क्लियर. अब हमें थर्ड केस या थर्ड कंडीशन निकालना है. टाउ. टाउ कब निकालना है? फॉर टी ग्रेटर देन 0. तो चलिए निकाल लेते हैं. तो थर्ड में वी नीड टू कैलकुलेट द टाइम कांस्टेंट टाउ फॉर टी ग्रेटर देन 0. जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द switch what will be the time constant for the circuit. So t greater than 0 पे जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि सर्किट ओपन हो चुका है. तो इंडक्टर यहां पे हम दिखाएंगे अब, और इस तरीके से आप सर्किट को देख पाएंगे. ये 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, ये 2 ओम रेजिस्टर, और ये होगा 3 ओम का रेजिस्टर, और यहां पे ये ओपन हो चुका है. ठीक. अब ये जब टाउ निकालेंगे आप तो क्या करेंगे? टाउ के लिए इस 2 टर्मिनल से इंडक्टर को हटाएंगे और इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे, और फिर देखेंगे कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है, जिसको कहते हैं हम आरटीएच. तो लेट अस कैलकुलेट आरटीएच. मैं इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूं यहां पे. ये 2 रेजिस्टेंस सीरीज में रहेंगे ऐसे ही. ठीक. ये आपका वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो गया. तो यहां पे जो आपको इंडक्टर हटाने के बाद जो रेजिस्टेंस दिखेगा वो कितना दिखेगा, अब आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. ये शॉर्ट सर्किट हो गया. तो RTH जो यहां से आपको दिखेगा इस टर्मिनल से, RTH विल बी इक्वल टू 3 + 2 दैट इज 5 ओम. दोनों सीरीज में 3 + 2 5 ओम. सो RTH भी आ गया आपका 5 ओम. तो नाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाउ. यहां पे जो इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू है 1/3 हेनरी. ठीक. सो लेट अस कैलकुलेट टाउ नाउ. सो टाउ इज इक्वल टू होगा L/RTH. So L is 1/3 and tau is, sorry, RTH is 5. So it is 1/15 seconds. ठीक है. So let us write it down here. टाउ की वैल्यू आपके पास आ गई 1/15 seconds. ठीक है. अब ये 3 वैल्यू जैसे ही आ गई, अब हम रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं सर्किट का. सो रिस्पॉन्स क्या होता है, चलिए निकाल लेते हैं. तो जो रिस्पॉन्स होगा सर्किट का उसको हम लिख सकते हैं I of t इज इक्वल टू I at infinity प्लस I0 माइनस I infinity e to the power माइनस t by tau. ठीक है. अब सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं. I infinity की वैल्यू यहां से देखिए 2 एम्पियर. सो 2 प्लस I0 की वैल्यू 5 माइनस 2 e to the power minus t by tau की वैल्यू है 1/15. So therefore you can write the value of response I of t is equal to 5 minus 2 3 हो जाएगा. 2 plus 3 e to the power, ये 15 ऊपर चला जाएगा, minus 15 t amperes. चूंकि यहाँ पे करंट रिस्पॉन्स निकालना हमें, so answer will be 2 plus 3 e to the power minus 15 t into 15 t amperes. अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, फाइंड I of t in the circuit shown for t greater than 0 assuming that the switch has been closed for a long time. इसमें भी सेम कंडीशन गिवन है. स्विच काफी देर से क्लोज है और t इज इक्वल टू 0 पे स्विच को ओपन किया जा रहा है. तो सेम तरीके से इसको भी करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला कंडीशन क्या है? इनिशियल करंट निकालेंगे. फॉर t less than 0 we need to calculate, from here we will calculate I at t is equal to 0. तो for t is equal to 0 सर्किट कैसा बनेगा हम बना लेते हैं. यहां पे आपका एक रेजिस्टर है कनेक्टेड. ठीक है. इंडक्टर हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्योंकि बहुत देर से सर्किट क्लोज था. फिर एक यहां पे रेजिस्टर हो जाएगा. ये है 10 ओम का रेजिस्टर, ये 5 ओम का रेजिस्टर, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इंडक्टर, और यहां पर सर्किट क्लोज है. t लेस देन 0 पे सर्किट क्लोज है, तो ये भी शॉर्ट सर्किट है यहां से. ठीक है. और फिर हमारे पास एक यहां पे 6 एम्पियर का करंट सोर्स लगा हुआ है इस तरीके से. ठीक है. अब हमें निकालना है करंट थ्रू इंडक्टर. दिस करंट थ्रू इंडक्टर वी नीड टू फाइंड I0 इज इक्वल टू व्हाट. ओके. तो देखिए 6 एम्पियर करंट यहां से जब फ्लो करेगा तो देयर आर 2 रेजिस्टेंस इन पैरेलल, 5 ओम और 10 ओम, लेकिन इन दोनों के पैरेलल में एक शॉर्ट सर्किट पाथ है.
तो क्या होगा, इन दोनों रेजिस्टेंस से कोई करंट नहीं जाएगा, देयर विल बी नो करंट थ्रू दीज रेजिस्टेंसेस, कोई करंट नहीं जाएगा, सारा करंट इस शॉर्ट सर्किट पाथ से होता हुआ वापस चला जाएगा। सो ये 6 एम्पियर का जो करंट यहां से फ्लो कर रहा है, ये इससे कोई करंट नहीं जाएगा, इसका मतलब I0 की वैल्यू कितनी हो गई, 6 एम्पियर। क्लियर? सो यहां पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं I0 इज इक्वल टू 6 एम्पियर। जैसे ही I0 कैलकुलेट हो गया, आप I एट इन्फिनिटी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी में आगे बना लेते हैं सर्किट। फॉर t टेंड्स टू इन्फिनिटी हमें निकालना है I इन्फिनिटी। तो सर्किट कैसा होगा, ये अब ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये करंट निकालना है, करंट एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये ओपन सर्किट हो जाएगा क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे ये ओपन किया जा रहा है। अब हमें ये करंट निकालना है, करंट थ्रू दिस इंडक्टर एट इन्फिनिटी। देखिए ये करंट कितना होगा, ये दो रेजिस्टेंस अब पैरेलल में आ गए, शॉर्ट सर्किट पाथ खत्म हो गया यहां से, तो करंट विल बी डिवाइडेड। तो करंट डिवाइडर रूल लगा के आप ये करंट निकाल सकते हो। तो ये वही करंट होगा जो कि 5 ओम के थ्रू जाएगा। तो I एट इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू करंट डिवाइडर रूल 10 अपॉन 5 प्लस 10 इज 15 into 6 and this will be equal to how much? It will be 4 ampere. तो I at infinity will be equal to 4 ampere. अब आपके पास I0 और I infinity आ चुका है। अब निकालना है हमें टाउ, the time constant of the circuit for t greater than 0। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। थर्ड स्टेप, फॉर t greater than 0 we need to calculate टाउ, ठीक है, टाइम कांस्टेंट निकालना है। तो टाउ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, RTH। तो चलिए RTH कैलकुलेट करते हैं। यहां से इंडक्टर को हम पहले ही हटा देते हैं, दो बार सर्किट बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल RTH बनाना है, आप RTH निकालना है तो इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका 5 ओम, ये 10 ओम, और चूंकि ये एक करंट सोर्स है तो ये क्या होगा, ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट। अब हमें यहां से चाहिए RTH की वैल्यू, ये टर्मिनल ए बी जहां इंडक्टर कनेक्टेड था। तो देखिए इस केस में क्या होगा, दोनों सीरीज में आ गए, फिर यहां पे RTH की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 10, अगेन इट इज 15 ओम, ठीक है। सो RTH आ गया 15 ओम। L दे रखा है आपका 1.5 हेनरी, L इज 1.5 हेनरी। सो टाउ निकाल सकते हैं आप, टाउ इज इक्वल टू L बाय RTH। So L is 1.5 Henry and RTH is 15. So it will be how much? 1 by 10 seconds. So tau आ गया आपके पास 1 by 10 seconds. ठीक है, तो ये तीन चीजें जैसे मिल गई आपको, आप रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं। So let us calculate the response now. रिस्पॉन्स हो जाएगा I of t is equal to I at t tends to infinity plus I0 minus I at infinity e to the power minus t by tau। तो ये एक्सप्रेशन आपको सिर्फ याद रखना है, और ये तीन स्टेप्स आपको करने हैं, जिसमें एक में I0 कैलकुलेट करना है, दूसरे में I infinity एंड थर्ड वन इज टाउ फॉर t greater than 0। ठीक है, तो चलिए I at infinity की वैल्यू पुट करते हैं और I0 की वैल्यू भी पुट करके हम वैल्यूज, रिस्पॉन्स की वैल्यू निकालते हैं। सो I infinity 4 हो गया, I0 की वैल्यू 6 है, -4 अगेन e to the power minus t by 1 by 10। सो 6 minus 4 is 2, so 4 plus 2 e to the power minus 10t। ये हो गया आपका कंप्लीट रिस्पॉन्स I of t is equal to 4 plus 2 e to the power minus 10t amperes। ठीक है, सो इट्स वेरी इजी। बस आपको जो मेन कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ये टोटल रिस्पॉन्स का एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए, और ये तीन स्टेप्स जो निकालने हैं ये आपको कैसे करना है वो आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं, जिसमें दो कंडीशंस होंगी सर्किट में। वैसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं चलिए देख लेते हैं। इस सर्किट में देखिए आप, दो अलग अलग स्विचेस हैं, ये दो अलग अलग टाइम पे ऑपरेट हो रहे हैं, और हमें कैलकुलेट करना है I for t greater than 0। सो इस कंडीशन में I
t ग्रेटर देन 0 पे 2 बार निकाला जाएगा। एक बार जब 0 से 4 के बीच में जो करंट होगा, मतलब आई टी जब हम कैलकुलेट करेंगे t ग्रेटर देन 0 पे, तो 2 केस में, एक आई टी फॉर t बिटवीन 0 एंड 4, ठीक, और एक बार कैलकुलेट करेंगे आई ऑफ टी फॉर t ग्रेटर देन 4 सेकेंड, ठीक है। तो t ग्रेटर देन 4 सेकेंड एंड t बिटवीन 4 एंड 0 सेकेंड, ये दो कंडीशन आपको गिवन है क्वेश्चन में कि t इज इक्वल टू 0 पे S1 क्लोज हुआ है और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे S2 क्लोज हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब S2 क्लोज हो रहा था उस वक्त S1 पहले से क्लोज था। तो इस सर्किट को देख के समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे कैलकुलेट करना है आपको t, आई ऑफ टी। तो इसमें देख के हमें यह समझ में आ रहा है कि आई ऑफ टी 2 बार कैलकुलेट किया जाएगा, एक 0 से 4 के बीच और एक फॉर t ग्रेटर देन 4, ठीक है। लेकिन इसमें भी स्टेप्स हम वैसे ही इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा इसमें एक जगह हमें अलग तरीके से सोचना है, वो भी हमने पहले पढ़ा हुआ है थ्योरी में, पर हम फिर से देख लेते हैं उसको कि क्या हमें चेंज करना है इस तरह के क्वेश्चन में जहां पे 2 बार कंडीशन को चेंज किया गया हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप सेम रहेगा, फॉर t लेस देन 0 वी नीड टू कैलकुलेट द करंट थ्रू इंडक्टर एट टाइम t इज इक्वल टू 0। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे S1 क्लोज हो रहा है, तो अभी S2 ओपन है, ठीक। तो सर्किट कैसा दिखेगा, ये चीज अब ओपन होगी तो ये हमें दिखाने की जरूरत नहीं है सर्किट में, क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है, ठीक। तो हमें इक्विवेलेंट सर्किट जब बनाना होगा फॉर t लेस देन 0, तो ये ओपन और ये भी ओपन, फॉर दिस केस इट इज ओपन, बट t इज इक्वल टू 0 से 4 के बीच में ये क्लोज्ड होगा और ये ओपन होगा, ठीक है। तो जब हम वो बनाएंगे तब देखेंगे, फिलहाल हम t लेस देन 0 पे बना रहे हैं तो ये भी ओपन है और ये भी ओपन है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। जब ये ओपन है, ये ओपन है, तो आपके पास इंडक्टर पे कोई सोर्स कनेक्टेड ही नहीं है। लेट अस सी दिस, यहां पे सर्किट ओपन, यहां पे सर्किट ओपन, इंडक्टर को आपको यहां पे शॉर्ट सर्किट दिखाना है। तो ये है करंट थ्रू इंडक्टर एट टाइम t इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए इस इंडक्टर से या इस सर्किट से कोई भी वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड ही नहीं है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, तो करंट थ्रू इंडक्टर यहां पे क्या होगा, 0। इनिशियल करंट थ्रू इंडक्टर इज 0, सो I0 इन दिस केस इज 0 एम्पियर, ठीक है। तो I0 आपके पास निकल गया। अब नेक्स्ट जो है I एट इंफिनिटी, वो आपको अभी नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि सर्किट में 2 कंडीशंस हैं, एक t इज इक्वल टू 0 पे और एक t इज इक्वल टू 4 पे। तो I इज इक्वल टू इंफिनिटी का मतलब t इज इक्वल टू 4 के बाद का कंडीशन हो गया। तो हमें t इज इक्वल टू 4 के बाद का कंडीशन नहीं देखना अभी t इज इक्वल टू 0 से 4 के बीच में क्या कंडीशन आएगी वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, या वो करंट हमें या वो रिस्पॉन्स हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां पे I एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी नहीं निकालेंगे या टाउ अभी नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे, हम एक सर्किट ड्रॉ करेंगे कि सर्किट कैसा दिख रहा होगा फॉर टाइम बिटवीन 0 एंड 4, ठीक है। तो लेट अस ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट फॉर टाइम बिटवीन 0 एंड 4। तो सेकेंड हमारे पास जो स्टेप होगा, वी विल ड्रॉ दिस सर्किट फॉर टाइम बिटवीन 0 एंड 4। 0 और 4 के बीच में हम जो सर्किट होगा उसको ड्रॉ करेंगे, और जब इसको ड्रॉ कर लेंगे तो फिर हमें रिस्पॉन्स निकालना आसान होगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम ऑब्वियसली इंडक्टर शॉर्ट सर्किट नहीं होगा क्योंकि t इंफिनिटी पे शॉर्ट सर्किट होता है, और t लेस देन 0 पे शॉर्ट सर्किट रहा होगा, क्योंकि फॉर अ लॉन्ग टाइम अगर एक सर्किट की कंडीशन प्रिवेल कर रही है तो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, चाहे वो सर्किट ओपन हो चाहे क्लोज हो, व्हाटएवर बी द कंडीशन, इंडक्टर जो है शॉर्ट सर्किट हो जाता है अगर कंडीशन बहुत देर तक एक ही कंडीशन पे सर्किट रहता है। तो अगर ओपन रहा तो तब भी शॉर्ट सर्किट, अगर क्लोज रहा सर्किट तब भी शॉर्ट सर्किट, ठीक है। पर हमें यहां पे निकालना है 0 से 4 के बीच, तो 0 से 4 के बीच बहुत शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन है, तो इस वक्त हम इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम ये नहीं कर रहे हैं कंसीडर कि t टेंड्स टू इंफिनिटी हो गया या काफी देर के बाद इंडक्टर फिर से शॉर्ट सर्किट हो गया, हम ये नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, 0 से 4 के बीच में हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि इंडक्टर अभी शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है, ठीक है। ऑब्वियसली हमें नहीं पता कि शॉर्ट सर्किट हुआ है कि नहीं हुआ है, हम मान के चल रहे हैं कि नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें रिस्पॉन्स कैसे निकालना है इस केस में। तो देखिए इस केस में निकालने का तरीका क्या है कि आप पहले सर्किट को ड्रॉ कर लीजिए। तो ये वाला स्विच तो क्लोज होगा, S1 इज क्लोज्ड बट S2 इज ओपन,
तो S2 अगर ओपन है तो नो नीड टू ड्रॉ दिस। यहां पे इंडक्टर आपका कनेक्टेड है, ठीक है। यहां पे 40 वोल्ट वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, ये 40 वोल्ट, 4 ओम ये है, 6 ओम ये है, और ये है 5 हेनरी। अब आप देखिए इस सर्किट को, ये करंट हमें निकालना है, वी नीड टू फाइंड दिस करंट। तो आपको ये दिखेगा कि ये सिंपल एक सीरीज आरएल सर्किट है, हमें करेक्ट, सीरीज आरएल सर्किट है, आर एंड एल, सीरीज आरएल सर्किट। तो क्या हम इसका रिस्पॉन्स नहीं निकाल सकते हैं? इट्स वेरी इजी। हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आई टी, क्या है आई टी का? जब इनिशियल करंट थ्रू इंडक्टर 0 होगा उस वक्त क्या है? V नॉट बाई आर इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है व्हेन इनिशियल करंट थ्रू इंडक्टर इज 0। तो हमारे पास इनिशियल करंट थ्रू इंडक्टर 0 आ चुका है, और इस केस में हम देख रहे हैं कि ये सिंपल एक आरएल सर्किट है। आर यहां पे कितना है? 10 ओम। आर इज 10 ओम हियर, यू कैन सी 4 + 6 सीरीज में है तो 10 ओम है, ठीक है। तो इस वाले केस को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि सिंपल आरएल सर्किट है ये, तो रिस्पॉन्स आपका V नॉट बाई आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ होगा। अब एक क्वेश्चन, टाउ कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट्स वेरी इजी हियर। टाउ के लिए क्या होता है? L बाई आर, यहां पे R 10 ओम है और L आपका 5 हेनरी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो टाउ कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, टाइम कांस्टेंट। ये टाउ कौन सा टाउ होगा? टाउ इज फॉर t बिटवीन 0 एंड 4। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये टाउ वो टाउ है जब सर्किट का कंडीशन 0 से 4 सेकंड के बीच में हम देख रहे हैं, ठीक। तो ये 0 से 4 सेकंड के बीच वाला टाउ है, ठीक। लेट अस कंसीडर इट बी टाउ 1। टाउ 1 कह लेते हैं इसको, फर्स्ट कंडीशन। तो टाउ 1 की वैल्यू कितनी आएगी? L बाई आर, L इज 5 एंड R इज 10, सो इट इज 1/2 सेकेंड्स। तो जैसे ही हमारे पास टाउ 1 आ गया, मीन्स टाउ आ गया, अब हमारे पास V नॉट इज अवेलेबल 40 वोल्ट, R हमारे पास 10 ओम है, टाउ हमारे पास आ गया 1/2 सेकेंड्स। तो इस वाले फॉर्मूले में पुट करके हम रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं। दिस रिस्पॉन्स विल बी रिस्पॉन्स फॉर t बिटवीन 0 एंड 4। तो पुट कर लीजिए वैल्यू, आई ऑफ टी इज इक्वल टू होगा V नॉट है 40 एंड R है 10, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई 1/2। सो फाइनली आपको मिल गया आई ऑफ टी इज इक्वल टू 40/10 इज 4, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2t, ठीक है। तो इस वाले रिस्पॉन्स को हम यहां लिख लेते हैं, आई ऑफ टी इज इक्वल टू 4 ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2t। ये रिस्पॉन्स कब आया था? फॉर टाइम t ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 4, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा स्टेप आ गया। पहला स्टेप इनिशियल कंडीशन, इनिशियल करंट थ्रू इंडक्टर निकाल लिया था हमने। दूसरा वाला आई ऑफ टी फॉर टी बिटवीन 0 एंड 4। तो ये रिस्पॉन्स आ गया आपका। अब हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे क्या कि t इज इक्वल टू 4 पे जब ये सर्किट क्लोज हो रहा है, यहां से ये स्विच क्लोज हो रहा है यहां से, तो अगेन सर्किट की कंडीशन चेंज हो रही है। तो जस्ट t इज इक्वल टू 4 पे ये जो स्विच क्लोज हो रहा है, उससे पहले सर्किट की क्या कंडीशन थी? वो हो जाएगा इनिशियल कंडीशन फॉर दिस सर्किट, फॉर दिस स्विच, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन फॉर दिस स्विच मींस वी नीड टू फाइंड द करंट थ्रू द इंडक्टर फॉर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। वो इनिशियल करंट हो जाएगा फॉर दिस स्विच, ठीक है, क्योंकि t इज इक्वल टू 4 पे ये क्लोज हो रहा है। तो इनिशियल करंट इसके लिए क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू 4 माइनस, और t इज इक्वल टू 4 माइनस इज इक्वल टू होगा t इज इक्वल टू 4 प्लस। तो t इज इक्वल टू 4 माइनस और t इज इक्वल टू 4 प्लस पे करंट सेम होगा, क्योंकि इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट। तो t इज इक्वल टू 4 पे जो करंट होगा वो भी t इज इक्वल टू 4 माइनस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 4 माइनस या t इज इक्वल टू 4 प्लस या t इज इक्वल टू 4 पे जो करंट होगा वो इनिशियल करंट होगा फॉर स्विचिंग एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे पहले हम करंट निकाल लेते हैं, और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे कैसे हम करंट निकालेंगे? वी कैन यूज दिस इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग करंट एट t इज इक्वल टू 4। द क्वेश्चन इज वाई,
वाई विल यूज दिस इक्वेशन? बिकॉज टी बिटवीन 0 एंड 4 के लिए ये हमारे पास रिस्पॉन्स अवेलेबल है, तो t इज इक्वल टू 4 पे हम इसके थ्रू करंट निकाल सकते हैं। जब हमारे पास रिस्पॉन्स अवेलेबल है तो हम आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं करंट की एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा थर्ड स्टेप हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेप हमारे पास है, वो निकालना है फॉर t इज इक्वल टू 4, मतलब i एट 4 निकालना है हमें। तो इसमें पुट कर देंगे i एट t इज इक्वल टू 4 इज 4 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2 इंटू 4 एम्पियर्स। और जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इट विल बी कमिंग आउट टू बी 4 एम्पियर्स। ये 4 एम्पियर ही आएगा, क्लोज टू 4 एम्पियर। इसकी वैल्यू आ गई क्लोज टू 3.99 समथिंग आएगा, सो दैट विल बी रिटन एज 4 एम्पियर, ठीक है। तो हमारे पास इनिशियल करंट फॉर दिस सर्किट फॉर दिस स्विच S2 आ गया एंड दैट इज 4 एम्पियर। अब आप इसको इनिशियल करंट मान के आप फाइनल करंट निकालेंगे करंट थ्रू इंडक्टर व्हेन स्विच S2 इज आल्सो ऑपरेटेड। अब हम निकालेंगे t टेंड्स टू इंफिनिटी पे, ठीक है। तो चलिए t टेंड्स टू इंफिनिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। दोनों सर्किट अब क्लोज्ड है या दोनों स्विचेस अब क्लोज्ड है। I एट 4 सेकेंड हमारे पास आ चुका है 4 एम्पियर, ठीक है। अब हम निकालने जा रहे हैं फोर्थ स्टेप में, क्या करना है हमें निकालना है फॉर t टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब I एट इंफिनिटी थ्रू इंडक्टर। अब यहां पे इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो गया क्योंकि दोनों ऑपरेट हो गया है स्विच। अब काफी देर के बाद ये इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब हम देखते हैं करंट थ्रू इंडक्टर एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी क्या आएगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये करंट हमें निकालना है I एट इंफिनिटी, ठीक है। तो अब आपके पास जो सर्किट गिवन है वो सिंपल डीसी सर्किट है, तो आप ये करंट यहां पे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कोई सा भी थ्योरम जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या मेश एनालिसिस या नोडल एनालिसिस, जिस भी मेथड से करना चाहें आप कर सकते हैं। यहां पे हम करने जा रहे हैं थ्रू मेश एनालिसिस। तो यहां पे हम दो मेश में दो करंट कंसीडर कर लेंगे। एक को हम कहेंगे I1, दूसरे को कहेंगे I2। नाउ लूप 1 में या मेश 1 में जब हम अप्लाई करेंगे KVL, सो -40 राइज इन वोल्टेज, ड्रॉप इन वोल्टेज प्लस 4 इंटू I1, ड्रॉप इन वोल्टेज प्लस 2 इंटू I1 माइनस I2 प्लस ड्रॉप इन वोल्टेज 10 एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा 3I1 माइनस I2, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 15 एंड दैट विल बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए लूप 2 में KVL लगाते हैं। लूप 2 में जब हम KVL लगाएंगे, सो यहां से शुरू कर लेते हैं। -10 प्लस 2 इंटू I2 माइनस I1 एंड दिस विल बी प्लस 6 I2 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा -I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 5। लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो जब आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो आपको यहां से I2 की वैल्यू मिलेगी और I1 की वैल्यू मिलेगी। तो I1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5.9 एम्पियर्स, और जो I2 की वैल्यू आएगी वो आएगी आपको 2.727 एम्पियर्स, ठीक है। और देखिए ये I2 जो है दैट विल बी इक्वल टू I इंफिनिटी, सो ये वैल्यू हो जाएगी I इंफिनिटी की एंड दैट इज 2.727। तो चलिए यहां पे लिख लेते हैं I एट इंफिनिटी इज 2.727 एम्पियर्स, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि टाउ कैलकुलेट करना फॉर t ग्रेटर देन 4 सेकेंड्स, ठीक। अब हमें 4 सेकेंड को इनिशियल कंडीशन मान के चलना है। तो इनिशियल करंट हमारे पास आ गया है 4 एम्पियर, इंफिनिटी पे जो करंट होगा वो भी आ गया है हमारे पास। अब हमारे पास टाउ कैलकुलेट करना बाकी रह गया है, ठीक है। तो चलिए टाउ कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। तो फिफ्थ स्टेप विल बी कैलकुलेशन ऑफ टाउ फॉर t ग्रेटर देन 4 सेकेंड्स।
t ग्रेटर देन 4 सेकंड पे हमें कैलकुलेट करना है टाउ, इसको 2 कह लीजिए, टाउ 1 पहले कैलकुलेट किया था, इसको टाउ 2 कंसीडर कर लीजिए, ठीक। तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा, हम डायरेक्ट बना रहे हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इंडक्टर, सॉरी इंडक्टर को ओपन सर्किट कर लेंगे और आरटीएच निकालेंगे, दोनों वोल्टेज से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो सर्किट कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहां से आपको आरटीएच कैलकुलेट करना है। सो फ्रॉम हेयर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आरटीएच। आरटीएच क्या होगा, 4 पैरेलल 2 और 6 के साथ सीरीज, तो 4 पैरेलल 2 और 6 के साथ सीरीज। सो इट इज 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 4 प्लस 2 प्लस 6। सो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 7.33 ओम, ठीक है। सो जैसे ही आरटीएच मिल गया आप टाउ 2 कंसीडर कर लेंगे इसको। सो टाउ 2 निकाल लेंगे आप एल बाय आर टी एच, ये आर टी एच 2 भी कंसीडर कर सकते हैं इसको आप, क्योंकि आर टी एच 1 पहले हमने कैलकुलेट किया था। इस केस में जो आर टी एच कह रहे हैं इसको आर टी एच 2 भी कह सकते हैं। सो एल अपॉन आर टी एच, एल की वैल्यू है 5 और आर टी एच हमारे पास आ गया 7.33। सो इट विल बी 5 अपॉन 7.33 सेकेंड्स, ठीक है। चलिए अब हम टोटल रिस्पॉन्स कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल रिस्पॉन्स का एक्सप्रेशन आपको पता है, आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई इंफिनिटी प्लस आई जीरो माइनस आई इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। उसको लिख लेते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज द टोटल रिस्पॉन्स इन दिस केस नाउ फॉर टी ग्रेटर देन 4। फॉर टी ग्रेटर देन 4 कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आई ऑफ टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, आई एट इंफिनिटी प्लस आई एट टी इज इक्वल टू 4 नॉट 0। क्यों, क्योंकि 4 यहां पे इनिशियल कंडीशन है इसके लिए। तो आई एट 4 माइनस आई एट इंफिनिटी एंड ई टू द पावर माइनस टी। अब देखिए मैंने आपको बताया था, जब सर्किट 0 पे ना क्लोज होके टाइम डिले पे क्लोज हो रहा होगा तो टी माइनस टी नॉट करते हैं। एक केस हमने पढ़ा था, तो यहां पे टी माइनस 4 अपॉन टाउ 2 कंसीडर कर लें इसको, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं, आई इंफिनिटी इज 2.727 प्लस आई 4 की वैल्यू 4 है, आई इंफिनिटी 2.727 ई टू द पावर माइनस टी माइनस 4, टाउ की वैल्यू थी 5/7.33, ठीक है। तो जब आप इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो फाइनल जो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा 2.727 प्लस 1.273 ई टू द पावर माइनस 1.4667 टी माइनस 4 एम्पियर्स। ये आया आपका आई ऑफ टी फॉर टी ग्रेटर देन 4 सेकेंड्स, टी ग्रेटर देन 4 सेकेंड्स, ये एक्सप्रेशन आ गया आपका, ठीक है। अब देखिए आपके पास टी ग्रेटर देन 4 सेकेंड का एक्सप्रेशन आ गया है और टी बिटवीन 0 एंड 4 सेकेंड का एक्सप्रेशन आ चुका है, ठीक। अब क्वेश्चन पे हम देखते हैं क्वेश्चन में और क्या कैलकुलेट करना है। एक तो ये कैलकुलेट करना था, दोनों आ चुका है एक्सप्रेशन। अब हमें ये भी कैलकुलेट करना है, टी इज इक्वल टू 2 और टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो करंट कैलकुलेट करना है एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो बस आपको यह ध्यान रखना है कि t इज इक्वल टू 2 किस वाले एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, इस वाले में या इस वाले में। तो अंडरस्टूड है t इज इक्वल टू 2 जो है वो इसके बीच में आएगा 0 और 4 के। तो इस वाले एक्सप्रेशन में हम t इज इक्वल टू 2 पुट कर आई टी निकालेंगे और t इज इक्वल टू 5 सेकेंड हम इस वाले इक्वेशन पुट करेंगे, क्योंकि फॉर t ग्रेटर देन 4 ये इक्वेशन, ये रिस्पॉन्स आपका आ रहा है आई ऑफ टी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो लेट अस पुट, सो आई ऑफ 2 निकालने जा रहे हैं हम, आई ऑफ 2। सो इस वाले एक्सप्रेशन में पुट करेंगे t इज इक्वल टू 2, सो 4 इंटू 1 माइनस ए टू द पावर माइनस 2 इंटू 2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.9267 एम्पियर्स, ठीक है। अब i इज इक्वल टू आई एट टी इज इक्वल टू 5 कैलकुलेट करेंगे तो इसमें पुट करेंगे 2.727 प्लस 1.273 e टू द पावर माइनस 1.4667, t की वैल्यू 5 है तो 5 माइनस 4, ठीक है। तो अब जब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, यू कैन पुट दिस वैल्यू इन कैलकुलेटर। सो आंसर आ जाएगा आपका 3.02
0.07 एम्पियर्स। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है फॉर t ग्रेटर देन 0 वो आपने निकाल लिया, यहां पे निकाल लिया, यहां पे निकाल लिया। t बिटवीन 0 एंड 4 करंट ये होगा, t ग्रेटर देन 4 के लिए एक्सप्रेशन ऑफ रिस्पॉन्स या करंट ये होगा, ठीक। एंड फॉर t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 5 व्हाट इज द करंट, तो t इज इक्वल टू 2 के लिए इस वाले एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, t इज इक्वल टू 5 के लिए इस वाले एक्सप्रेशन में पुट करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे वो हमने देखा। जब भी कभी सर्किट में दो ऐसे स्विचेस लगे हों या फिर एक ही स्विच को दो बार चेंज कर रहा हो, वो भी पॉसिबिलिटी है। जैसे ये कह दिया जाएगा स्विच S1 को या स्विच S को t इज इक्वल टू 0 पे क्लोज किया गया और t इज इक्वल टू 4 पे फिर से ओपन कर दिया गया। तो आपको दो कंडीशन निकालना है, t बिटवीन 0 एंड 4 करंट क्या होगा एंड t ग्रेटर देन 4 करंट क्या होगा, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम RC सर्किट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।